मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 111 वान वेनपिंग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL मार्शल भगवान असुर C111 वान वेनपिंग। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। जुटिजा के आभूषण संग्रह में अपनी शैली खोजें। प्रायोजित हीरा आभूषण। एड्स बाय पब फ्यूचर MGA। अध्याय 111 वान वेनपिंग। आत्मा कनेक्शन के बाद चू फैंग और एग्गी अपने मन से बातचीत कर सकते थे और बाहरी लोग इसका पता नहीं लगा पाएंगे। एग्गी के मार्गदर्शन में चू फैंग ने न केवल आत्मा निर्माण शक्ति को जल्दी से समझ लिया, बल्कि वह सरल आत्मा निर्माण भी कर सकता था और सबसे बुनियादी आत्मा निर्माण तकनीकों का उपयोग कर सकता था। उससे पहले से ही आधे विश्व अध्यात्मवादी के रूप में गिना जा सकता था। उस दिन चू फैंग गोल्डन बैंगनी शहर में पहुंचे। आखिरकार तथाकथित नई उत्कृष्टता सभा निकट थी। आज संयोग से वह दिन था जब चेन हुई ने चू फैंग को गोल्डन बैंगनी शहर में प्रवेश करने दिया। स्वर्ण बैंगनी शहर, ये वाकई दूसरे दर्जे का शहर कहलाने लायक था। चौड़ी सड़कों पर भारी यातायात था और सड़कों के किनारे की दुकानों पर हर जगह चमचमाते गहने थे। हर कोई काफी अमीर था और उस शहर की समृद्धि प्राचीन शहर से तुलनीय नहीं थी। अंततः प्राचीन शहर केवल एक सामान्य शहर था, जबकि स्वर्ण बैंगनी शहर एक निगरानी वाला दूसरा दर्जे का शहर था, क्योंकि वे जियांग राजवंश द्वारा संरक्षित थे। दोनों शहरों की स्थिति स्वर्ग और पृथ्वी जैसी थी। चू फैंग ने गोल्डन पर्पल सिटी में चलते समय एजियो ड्रैगन स्कूल के मुख्य शिष्यों के लिए कपड़े पहने थे। उन्हें प्रशंसा की कई निगाहें मिली। आखिरकार चू फैंग अभी भी युवा था और उस उम्र में यह उपलब्धि किसी की भी आंखों में चमक ला सकती थी। हालांकि प्रशंसा की निगाहें केवल सामान्य लोगों की आंखों में ही दिखाई दी। जब चू फैंग शहर के स्वामी के निवास के सामने पहुंचा तो उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई जो चू फैंग को नीची नजर से देखते थे। ओह, देखो, क्या ये दूसरे दर्जे के एजियो ड्रैगन स्कूल का शिष्य नहीं है? ये बहुत मजेदार है। एक मुख्य शिष्य जिसके पास सिर्फ आत्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना है। ये सोचना कि हम दोनों भाई आत्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं, फिर भी लिंग्युन स्कूल में सिर्फ आंतरिक दरबार के शिष्य हैं। लेकिन वे तो दूसरे दर्जे के स्कूल हैं। उनकी तुलना हमारे लिंग्युन स्कूल से कैसे की जा सकती है? हमारे मुख्य शिष्य लोगों के भीतर के ड्रैगन और फीनिक्स हैं और उनके मुख्य शिष्य हमारे आंतरिक दरबार के शिष्यों से भी कमतर हैं। दो युवक एक आलीशान गाड़ी से उतरे। चू फैंग को देखकर उनके शब्द ठंडे थे और उनकी निगाहें घृणा से भरी थीं। वे चू फैंग से ज्यादा बड़े नहीं थे और उनके कपड़े वाकई लिंग्युन स्कूल के कपड़े थे। वे भी नई उत्कृष्टता सभा में शामिल होने के लिए गोल्डन पर्पल सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां आए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि चू फैंग ने दोनों के उपहास और मजाक को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे शहर के स्वामी के निवास की ओर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही वह बड़े दरवाजों के सामने चला, उसे गार्डों के एक समूह ने रोक दिया। चू फैंग ने कहा, मुझे चेन हुई द्वारा न्यू एक्सीलेंस असेंबली में गोल्डन पर्पल सिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये शब्द सुनकर पहरेदारों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनका चेहरा काफी नाखुश था। आखिरकार शहर के राजा का नाम सीधे तौर पर लेना वर्जित था। लेकिन चू फैंग को ऊपर से नीचे तक विस्तार से देखने के बाद वे क्रोधित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने निर्दयता से कहा, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। आमंत्रण पत्र? चू फैंग के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। चेन हुई ने उसे कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया था। दिखावा? तुम्हारे पास तो निमंत्रण पत्र भी नहीं है। उस समय लिंग्युन के दो शिष्य वहां आए। जैसे ही उन्होंने मुस्कुराते हुए चू फैंग की ओर देखा, उन दोनों ने अपने निमंत्रण पत्र निकाले और उन्हें उस गार्ड को सौंप दिया। युवा स्वामी, कृपया मेरे पीछे आइए। यह पुष्टि करने के बाद कि निमंत्रण पत्र असली था, गार्ड काफी विनम्र था। इस छोटे भाई, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो लोग नई उत्कृष्टता सभा में भाग लेते हैं, वे स्वर्ण बैंगनी शहर के कुलीन वर्ग के लोग हैं? तुम्हारी साधना की तो बात ही छोड़ो, केवल एक एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य की तुम्हारी स्थिति के आधार पर तुम सभा में भाग लेने के योग्य नहीं हो। ये सही है। एकमात्र दूसरे दर्जे का स्कूल न्यू एक्सीलेंस असेंबली में शामिल होने के लिए गोल्डन पर्पल सिटी का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। मूर्खतापूर्ण विचार। लिंग्युन स्कूल के दो शिष्य गार्ड के पीछे अंदर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने चू फैंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, जल्दी से चले जाओ। नई उत्कृष्टता सभा के प्रतिभागियों को व्यक्तिगत रूप से शहर के स्वामी द्वारा चुना और आमंत्रित किया जाता है। यदि आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि आप योग्य नहीं हैं।
यहाँ तक कि गार्ड ने भी चूफैंग को भगाने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि चूफैंग ने खुद की सिफारिश की है न कि शहर के स्वामी ने। तुम्हें लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? चूफैंग की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया और उसने शांति से पूछा। ये शहर के राजा का निवास है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गार्ड का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह थोड़ा अधीर हो गया। हम्फ, अपनी आंखें चौड़ी करके साफ साफ देखो। ये देखकर चू फैंग ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज निकाला और उसे सीधे गार्ड के चेहरे पर फेंक दिया। तारांकन टकराना। जैसे ही उसने कमांडिंग बैज पकड़ा, गार्ड ने शुरू में हिंसक तरीके से काम करना चाहा, हालांकि जब उसने कमांडिंग बैज पर ध्यान केंद्रित किया तो उसका चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि गोल्डन बैंगनी कमांडिंग बैज शहर के स्वामी की स्थिति के बराबर की वस्तु थी। केवल शहर के स्वामी के सबसे करीबी लोगों के पास ही यह हो सकता था। उस पल गार्ड को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। चू फैंग चाहे कोई भी हो, जब तक उसके पास गोल्डन बैंगनी कमांडिंग बैज था, वह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था। मुझे अपने अपराधों के लिए 10,000 बार मरना चाहिए। ये सोचकर गार्ड ने जमीन पर घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगा। उसका शरीर भी कांप रहा था और ये देखा जा सकता था कि वह वाकई डर गया था। उसी समय आसपास के सभी पहरेदारों ने घुटने टेक दिए। कमांडिंग बैच को देखना शहर के राजा को देखने जैसा था और उन्हें सम्मान में घुटने टेकने पड़े। जहां तक लिंग्यून स्कूल के 2 शिष्यों की बात है, उनके चेहरे बदसूरत और कागज की तरह सफेद थे। चाहे जो भी हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि दूसरे दर्जे के स्कूल के शिष्य के पास सुनहरा बैंगनी कमांडिंग बैज होगा। यहां तक कि उनके पास भी यह नहीं था। सौभाग्य से उनकी स्थिति विशेष थी क्योंकि वे एजोर प्रांत के एक स्कूल, लिन्यून स्कूल के शिष्य थे। अगर उन्हें चूफैंग के सामने घुटने टेकने पड़ते तो वे बहुत बदनाम हो जाते। चूफैंग को उनकी परवाह करने में भी आलस आ रहा था। गार्डों की अगुवाई में वह निवास में प्रवेश कर गया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में पहले से ही 5 युवा लड़के लड़कियां मौजूद थे। उनके चेहरे मोहरे को देखकर लग रहा था कि उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं है। सभी की शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी और वे सभी असाधारण थे। वे सभी बेहतरीन स्कूलों के छात्र थे। यहाँ तक कि स्वर्ण बैंगनी शहर के पहरेदार भी उन लोगों के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन सभी में बहुत अच्छी प्रतिभा थी और भविष्य में उनकी उपलब्धियां अपार होंगी। देर सवेर वे स्वर्ण बैंगनी शहर के स्तंभ बन जाएंगे, शायद उससे भी बढ़कर। जहां तक उनके वहां होने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से वे न्यू एक्सीलेंस असेंबली के लिए गोल्डन पर्पल सिटी के प्रतिनिधि थे। चू फैंग सहित वहां 8 लोग थे। जब चू फैंग और लिंग्यून स्कूल के 2 शिष्य अंदर आए, तो सभी की आंखें चमक उठी। हालांकि उनकी चौंका देने वाली निगाहें चू फैंग के पीछे खड़े 2 लोगों पर टिकी थी। चू फैंग की ओर देखने की बात करें तो कमोबेश वे कुछ हद तक गलत थे। आखिरकार प्रथम श्रेणी के स्कूल के शिष्य होने के नाते वे अपने दिल की गहराई से दूसरे दर्जे के स्कूल के शिष्यों को नीची नजर से देखते थे। वे अपने मुख्य शिष्यों को भी अपनी नजरों में नहीं रखते थे। दूसरी ओर चू फैंग भी उनसे परेशान नहीं था। कुल मिलाकर उन लोगों के पास केवल आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना थी। हालांकि वे साधना क्षेत्र में उच्चतर थे, अगर यह हत्या के तरीकों के विषय पर था, तो चू फैंग उन्हें चींटियों को कुचलने की तरह आसानी से मार सकता था। देखो, ये वान वेनपिंग है। लेकिन ठीक उसी समय हॉल में मौजूद कई लोग अचानक खड़े हो गए और आश्चर्य से हॉल के बाहर देखने लगे। ये देखकर चू फैंग ने भी अपनी नजर इधर उधर घुमाई। उसने पाया कि पहरेदारों के एक समूह के साथ एक सुंदर युवक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह व्यक्ति भी प्रथम श्रेणी के विद्यालय का शिष्य था। हालांकि वह आंतरिक दरबार का शिष्य नहीं था। वह प्रथम श्रेणी के विद्यालय का मुख्य शिष्य था। आखिरकार एक अच्छा व्यक्ति मिल ही गया। उस व्यक्ति को देखकर चू फैंग भी हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उस युवक की साधना दूसरों की तुलना में काफी मजबूत थी। वह मूल क्षेत्र में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 112 चेहरा प्रतियोगिता। मार्शल भगवान असुर सी 112 चेहरा प्रतियोगिता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 112 फेस कॉन्टेस्ट। वान भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले से ही विंड लिसनर स्कूल के मुख्य शिष्य बन गए हो।
तुम वाकई हमारे गोल्डन पर्पल शहर की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हो। आपने 18 साल की उम्र में ही मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। आप वाकई मुझे आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देते हैं। वान भाई के साथ इस बार हमारा स्वर्ण बैंगनी शहर निश्चित रूप से नई उत्कृष्टता सभा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। जब वान वेनपिंग दिखाई दिया तो हॉल में मौजूद सभी पुरुष और महिलाएं खड़े हो गए और ऊपर चले गए। वे उसके काफी करीब लग रहे थे, इसलिए उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। सब लोग, आप लोग वाकई मेरा बहुत महिमामंडन कर रहे हैं। दूसरे शहरों में मौजूद कई प्रतिभाओं का जिक्र तो छोड़िए, यहां तक कि इस सुनहरे बैंगनी शहर में भी मैं, वान वेनपेंग, खुद को सबसे ताकतवर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। वान वेनपेंग ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी मुस्कुराहट से पता चलता था कि उसे दूसरों की प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगता था। ओह, गोल्डन पर्पल सिटी की युवा पीढ़ी में वान भाई से भी शक्तिशाली कोई है। सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। हर कोई, क्या आप नहीं जानते कि स्वर्ण बैंगनी शहर के स्वामी चेन वानशी की सबसे बड़ी बेटी 1 साल पहले ही मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और लिंग्यून स्कूल में एक मुख्य शिष्या बन गई है। वान भाई, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल हमें हाल ही में इस बारे में पता चला है, इसलिए हमने कभी नहीं सोचा था कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे। वे दो लोग जिन्होंने पहले चू फैंग का मजाक उड़ाया था, बोले। लिंग्यून स्कूल के आंतरिक दरबार के शिष्यों के रूप में, जाहिर है, वे अपने स्कूल के भीतर होने वाली चीजों के बारे में जानते थे। तो इसका मतलब ये सच है। उस पल कुछ अन्य लोग चौंक गए। लिंग्यून स्कूल एजियोर प्रांत का एक स्कूल था। उस स्कूल में एक मुख्य शिष्य बनने में सक्षम होने का मतलब था कि वे स्वर्ग का गौरव थे। उनकी स्थिति बिल्कुल भी उनकी तुलना में नहीं थी। यद्यपि वान वेनपेंग भी प्रथम श्रेणी के स्कूल में एक मुख्य शिष्य था, फिर भी लिंग्यून स्कूल के मुख्य शिष्यों की तुलना में उनमें काफी अंतर था। चेन वानशी वाकई बहुत मजबूत है। हालांकि मैंने सुना है कि उसकी मां की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह गुस्से में चली गई। वह कई सालों से गोल्डन पर्पल सिटी में वापस नहीं लौटी है, इसलिए मुझे डर है कि वह इस साल की नई उत्कृष्टता सभा के लिए वापस नहीं आएगी। शायद उसकी नजर में गोल्डन पर्पल सिटी के सम्मान या अपमान का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने आह भरते हुए कहा। किसने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा? लेकिन ठीक उसी समय अचानक हॉल के बाहर एक भयंकर आवाज गूंजी। देखने वाले दंग रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक युवती हॉल के बाहर खड़ी थी और अंदर बैठे लोगों को घूर रही थी। उसके पीछे चेन हुई और कई अधिकारी खड़े थे। बिना ज्यादा सोचे समझे, वह व्यक्ति चेन वानशी था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। यह चेन वानशी को देखने के बाद पहले बोलने वाला युवक पीला पड़ गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहन वानशी, क्या यह आप हैं? क्या आप मुझे पहचानती हैं, वान वेनपिंग? ये देखकर वान वेनपिंग ने अपने कपड़े ठीक किए और उसके करीब आ गया। उस साल जब चेन वानशी ने गोल्डन पर्पल सिटी छोड़ी थी, तब भी वह एक छोटी लड़की थी। लेकिन अब वह पहले से ही एक दुबली पतली युवती बन गई है। हालांकि उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा बदलाव हुए थे, लेकिन वह खास ठंडी लेकिन सुरुचिपूर्ण हवा अभी भी वहां थी। चेन हुई, वर्मिलियन बर्ड सिटी की दूरी काफी है, इसलिए चलो जल्दी चलते हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन वानशी ने वान वेनपिंग की तरफ देखा भी नहीं और उसने सीधे अपने पिता का प्रसिद्ध नाम भी पुकारा। उस स्थिति का सामना करते हुए चेन हुई केवल हंस सकता था और उसने चू फैंग और अन्य लोगों को वर्मिलियन बर्ड सिटी में लाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की। जहां तक वान वेनपिंग का सवाल है, उसका चेहरा अप्रियता से भरा हुआ था। वह वहीं स्तब्ध खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चेन वानशी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। हे, ये लड़की बहुत घमंडी है। हालांकि उसके पास गर्व करने के लिए कई कारण हैं। दूसरी ओर जब चू फैंग ने एक दर्शक के रूप में उस दृश्य का सामना किया, तो वह केवल हल्के से मुस्कुराया क्योंकि वह बता सकता था कि चेन वानशी के पास मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना थी। उस उम्र में उस तरह की ताकत होना वास्तव में असामान्य था। कम से कम यह एजो ड्रैगन स्कूल के भीतर बेहद दुर्लभ था। उसके बाद चेन हुई ने 10 गाड़ियां बुलाईं। हर एक गाड़ी बहुत आलीशान थी और गाड़ी में तरह तरह के स्वादिष्ट खाने थे। यहां तक कि उन्हें दावत देने के लिए नौकर भी थे। यह देखा जा सकता था कि चेन हुई चू फैंग और बाकी लोगों को बहुत महत्व देती थी। लेकिन इस बारे में और विस्तार से सोचने पर उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य थीं। आखिरकार ये 10 लोग 1000 मील के दायरे में सबसे बेहतरीन युवा पीढ़ी थे। हर एक में बेहतरीन प्रतिभा थी और उनका भविष्य असीमित था।
उनमें से कोई भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता था जो एजोर प्रांत में बेहद प्रभावशाली होगा। उस समय उनके स्वर्ण बैंगनी शहर की तो बात ही छोड़िए, शायद वे सिंदूरी पक्षी शहर को भी अपनी नजरों में नहीं रखते। शहर का राजा होने के बावजूद भी चेन हुई की हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसे लोगों को नाराज करे। वह सिर्फ उनकी चापलूसी करके उनका अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकता था। इसलिए शहर की सेना के साथ 10 आलीशान गाड़ियां वर्मिलियन बर्ड सिटी की ओर चल पड़ी। आखिरकार 5 दिन बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वर्मिलियन बर्ड सिटी आंशिक रूप से एक पहाड़ पर बनी थी और यह उम्मीद के मुताबिक शानदार नहीं थी। यह एक पुराना शहर था और यह प्राचीन रहस्यमयता की आभा से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्मिलियन बर्ड सिटी की ताकत दूसरे दर्जे के एजियो ड्रैगन स्कूल के करीब थी। हालांकि स्थिति के मामले में यह पहले दर्जे के स्कूल से कमतर नहीं था। जहां तक कारण की बात है तो स्वाभाविक रूप से यह इसलिए था क्योंकि इसे जियांग राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए भले ही वे हर जगह से प्रतिभाशाली थे या प्रथम श्रेणी के स्कूलों के शिष्य थे, वे वर्मिलियन बर्ड सिटी के क्षेत्र में रहते हुए अपमान का आधा बिंदु भी रखने की हिम्मत नहीं करते थे। बल्कि वे वर्मिलियन बर्ड सिटी से भी संबंध रखना चाहते थे। बेशक उस दुनिया में जहां ताकत ही सब पर राज करती है, वे निश्चित रूप से वर्मिलियन बर्ड सिटी से नहीं डरते थे। वे वर्मिलियन बर्ड सिटी के पीछे मौजूद जियांग राजवंश से डरते थे। वह विशाल राक्षस जिसने 9 प्रांतों पर राज किया था। उस समय वर्मिलियन बर्ड सिटी के भीतर एक विशाल चौड़े चौक पर गाड़ियों के 20 समूह बड़े करीने से खड़े थे। वर्मिलियन बर्ड सिटी द्वारा प्रबंधित 20 दूसरे दर्जे के शहर आ चुके थे। 20 नगर के सरदारों ने अपने सावधानी पूर्वक आमंत्रित युवा प्रतिभावानों को गाड़ियों में भरकर नीचे उतारा। सभी स्कूलों से आए शिष्य सभी तरह के विशेष कपड़े पहने हुए चौक के बीच में एकत्र हुए। ओह, क्या ये चेन हुई नहीं है? लोगों का एक समूह चेन हुई और अन्य लोगों की ओर बढ़ा। जो आगे चल रहा था वह एक मोटा चेहरा, बड़े कान वाला, मोटा आदमी था। वह दूसरे दर्जे का शहर का राजा था और चेन हुई के साथ उसका कुछ इतिहास था, इसलिए दोनों के बीच हमेशा खराब संबंध रहते थे। मोटे आदमी के पीछे युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह था। उन सभी के चेहरे पर गर्व के भाव थे और उनकी आंखों में कोई नहीं था। वे इतनी बुरी तरह से नीचे देख रहे थे कि उनके चेहरे आसमान की ओर उठे हुए थे। समस्या। चेन हुई ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। मोटे आदमी के पीछे खड़े 10 युवा पुरुषों और महिलाओं को देखकर वह समझ गया कि वे सभी लिंग्यून स्कूल से आए थे। उनमें से एक तो मुख्य शिष्य भी था, इसलिए उसे पता था कि मोटा आदमी दिखावा करने वाला है। तुम्हारी बातें देखकर लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। अगर कुछ नहीं भी हो तो क्या मैं आकर तुम्हारा अभिवादन नहीं कर सकता? मोटे आदमी ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने चू फैंग और चेन हुई के पीछे खड़े अन्य लोगों का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। चेन वानशी को देखने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में एक नाखुशी भरी नजर चमक उठी। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि उसने इतने सारे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित किया है, इसलिए वह उस शक्ति का उपयोग करके चेन हुई पर थोड़ा दबाव डाल सकता है और उसका मजाक उड़ा सकता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन हुई को लिंग्यून स्कूल से एक मुख्य शिष्य भी मिल गया होगा। इस तरह उसके लिए बोलना काफी मुश्किल था। हालांकि जब उसकी नजर चू फैंग पर पड़ी तो वह तुरंत खुश हो गया और बोला, चेन हुई, क्या तुम्हारे सुनहरे बैंगनी शहर में कोई और नहीं है? एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य यहाँ क्यों है? अगर आपको गोल्डन पर्पल सिटी में कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको 2 उधार दे सकता हूँ। हाँ हाँ। उसके शब्द बहुत जोर से कहे गए थे और वह जानबूझकर आसपास के लोगों को सुना रहा था। दरअसल जब उसके शब्द उसके मुंह से निकले तो विभिन्न शहरों के लोगों ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। चू फैंग को देखने के बाद उनके मुंह से तिरस्कार की मुस्कान उभरी। ऐसी परिस्थितियों में दूसरे दर्जे के स्कूल के शिष्यों को वास्तव में नहीं लाया जा सकता था। उस स्थिति का सामना करते हुए चेन हुई को पता नहीं था कि कैसे फटकार लगाई जाए। अगर सूरो के अनुरोध के बिना वह चू फैंग को आमंत्रित करने के लिए कभी तैयार नहीं होता। आखिरकार सभी शहरों ने प्रथम श्रेणी के स्कूलों से शिष्यों को आमंत्रित किया। केवल उसके स्वर्ण बैंगनी शहर को दूसरे दर्जे के स्कूल से एक शिष्य मिला। प्रतिष्ठा के मामले में यह उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। क्या आप एजियो ड्रैगन स्कूल के लोगों को नीची नजर से देख रहे हैं? लेकिन उसी समय अचानक एक महिला की आवाज गूंजी। देखते ही देखते सभी लोग निःसंकोच देखते रह गए। उन्होंने देखा कि 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं।
उन्होंने अपने शरीर पर दूसरे दर्जे के स्कूल, एजियो ड्रैगन स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 113 धोखा। मार्शल भगवान असुर सी 113 धोखाधड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 113 धोखाधड़ी। दोनों बहनों में गजब की खूबसूरती थी। बड़ी बहन आकर्षक और मनमोहक थी जबकि छोटी बहन बेहद खूबसूरत थी। दोनों की अपनी अपनी खूबियां थीं और दोनों की अपनी अपनी पसंद थी। जब वे दोनों प्रकट हुए तो चौक में मौजूद सुंदरियों के चेहरे का रंग उड़ गया। केवल चेन वांशी ही थी जिसके पास सुंदर शीतलता थी और जिसकी तुलना उन दोनों से की जा सकती थी। चौक में मौजूद हर कोई बहनों की ओर आकर्षित था। उनकी खूबसूरती की तो बात ही छोड़िए, उनकी हैसियत ने भी लोगों को चौंका दिया। उनके पीछे वर्मिलियन बर्ड सिटी के कई शक्तिशाली लोग थे। उनमें से हर एक की खेती मौजूदा शहर के शासकों से कम नहीं थी। वे सभी मूल क्षेत्र के शिखर पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शक्तिशाली लोग दोनों सुंदरियों के प्रति बहुत सम्मानजनक और विनम्र थे, जैसे कि वे अधीनस्थ हों। इससे दूसरों को बहुत उत्सुकता हुई। वे बहनें कौन थीं जो वर्मिलियन बर्ड सिटी के ऐसे शक्तिशाली लोगों से ऐसा व्यवहार पाने में सक्षम थीं? वे दोनों वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सू रॉ और सू मेई की बेटियां हैं। हालांकि वहां एक तेज नजर वाला व्यक्ति था जो जानता था कि ये बहनें कौन थीं और उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर कहा। उस व्यक्ति के बोलने के बाद लोग और भी अधिक चकित हो गए। सुंदरियां जिन्हें इतना विशेष दर्जा प्राप्त था, वे एजियो ड्रैगन स्कूल से क्यों थीं? अपनी स्थिति के साथ अगर वे लिंगियन स्कूल में प्रवेश करना चाहती थीं, तो ये पूरी तरह से ठीक होगा, है ना? उन्हें दूसरे दर्जे के स्कूल में प्रवेश की क्या जरूरत थी? भीड़ के दिलों से तरह तरह के सवाल लगातार उठ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा उदास व्यक्ति मोटा था, क्योंकि उस समय सू रो और सू मेई वर्मिलियन बर्ड सिटी से ताकतवर लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और आक्रामक तरीके से उसकी ओर बढ़ रहे थे। तुमने अभी कहा कि एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य सिर्फ कमत्रों के रूप में यहाँ है। क्या तुम एजियो ड्रैगन स्कूल को अपनी आंखों में नहीं डाल रहे हो? सू रो हल्के से मुस्कुरा रही थी, हालांकि उसकी निगाहें एक ब्लेड की तरह थी और मोटा आदमी कांप उठा जब उसने ये देखा, बिना ये जाने कि कैसे समझाए। उस पल मोटे आदमी की आंतें पछतावे से हरी हो गईं। उसे चू फैंग का इस्तेमाल करके चेन हुई को अपमानित करने का पछतावा हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी की दो बेटियां एजियो ड्रैगन स्कूल से थीं। उनमें से एक तो बड़ी भी थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ये देखकर कि मोटा आदमी जवाब नहीं दे रहा है, सू रो अचानक भयंकर रूप से चिल्लाया और गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर का दबाव दिखाया। इससे मोटा शहर का स्वामी डर के मारे कई कदम पीछे हट गया और एक झटके के साथ फर्श पर बैठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गहन क्षेत्र का पहला स्तर। इतनी उम्र में। उस पल हर कोई बहुत हैरान था। यहां तक कि भावशून्य और हमेशा ठंडी रहने वाली चेन वांशी की आंखें भी चमक उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सू रो 20 साल की लड़की थी जो अपनी जवानी के चरम पर थी। उस उम्र में गहन क्षेत्र में कदम रखने का मतलब था कि उसकी प्रतिभा अकल्पनीय थी। सब लोग सुनो। दूसरे दर्जे के स्कूल के लोगों को पहले दर्जे के स्कूल के शिष्य की तरह मत देखो। जब एजियो ड्रैगन स्कूल अपने गौरवशाली समय में था, तो पूरे 9 प्रांतों में किसी ने भी इसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। सू रो ने हर जगह नजर घुमाए और गर्व से कहा। उस समय विशाल चौक में एकदम सन्नाटा छा गया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि किसी ने भी सू रो को डांटने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में सू रो ने जो कहा वह सच ही था। आज भी एजियोर प्रांत की सीमाओं के भीतर सबसे भव्य लिंगियन स्कूल केवल एजियोर प्रांत के भीतर ही भव्य था। अगर इसकी तुलना महाद्वीप के 8 प्रांतों के अन्य एक स्कूलों से की जाए, तो लिंगियन स्कूल की तुलना उनसे भी नहीं की जा सकती। हालांकि एजियो ड्रैगन स्कूल अलग था। हालांकि यह वर्तमान में केवल दूसरे दर्जे का स्कूल था, लेकिन उस समय एजियो ड्रैगन संस्थापक के मार्गदर्शन में एजियो ड्रैगन स्कूल एक ऐसा स्कूल था जो सीधे जियांग राजवंश से मुकाबला कर सकता था। उस वर्ष एजियो ड्रैगन संस्थापक को 9 प्रांतों के महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कहा जाता था। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि लोग उसका नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। एजियो ड्रैगन स्कूल की महिमा को दोहराया नहीं जा सकता था और इतिहास में पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। हालांकि एजियो ड्रैगन स्कूल का पतन हो चुका था, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह कभी गौरवशाली था। रुआ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ठीक उसी समय एक मोटी और शक्तिशाली आवाज हवा में फूट पड़ी। ये गड़गड़ाहट की तरह थी जो सभी के कानों में गूंजी।
उधर देखते ही सबके चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। 20 शहर के सरदारों ने फर्श पर घुटने टेके और एक स्वर में कहा, हम भगवान सुहेन को अपना सम्मान देते हैं। वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सू रो और सू मेई के पिता सुहेन आखिरकार प्रकट हुए। वो 2.3 मीटर लंबा, स्वस्थ शरीर, सुंदर चेहरा और बड़ा शरीर वाला था। उसने सुनहरा कवच पहना हुआ था और वह एक युद्ध देवता की तरह था जो अभी अभी आया था। जब भी वह बाहर निकलता तो जमीन हिल जाती। उस व्यक्ति को देखकर प्रथम श्रेणी के विद्यालयों के उन असाधारण शिष्यों ने भी अपने चेहरे पर कठोरता ला दी। उनमें अनादर का एक भी निशान होने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सुहेन को एजोर प्रांत में एक व्यक्ति कहा जा सकता था। उनकी ताकत अप्रत्याशित रूप से गहरी थी और उनका दर्जा दूसरे दर्जे के स्कूलों के प्रमुख से भी ऊंचा था। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के स्कूलों के प्रमुख भी उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे, शिष्यों की तो बात ही छोड़िए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सब लोग निश्चिंत रहें। सुहेन की मुस्कान बहुत ही सौम्य थी जब वह सू रो के पास गया और बोला, तुम छोटी बच्ची हो, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पिताजी, इसका दोष सू रो पर नहीं दिया जा सकता, ये वे ही थे जिन्होंने नीचे देखा। ये देखकर सू मेई ने जल्दी से सू रो की मदद करने की कोशिश की। आह, मैं इसे जाने दूंगा। बस इसका जिक्र फिर मत करना। सुहेन ने अपना हाथ हिलाया और मोटे शहर के स्वामी से माफी के तौर पर कुछ शब्द कहे। असल में वह बस थप्पड़ मारने के बाद मीठी खजूर देने जैसा था। उसने व्यक्तिगत रूप से सू रो द्वारा की गई हर हरकत को देखा था, और उसने ठीक उसी समय बात की थी, क्योंकि वह चाहता था कि सू रो उसके स्थान पर मोटे शहर के स्वामी को दबा दे। आखिरकार ये वही था जिसने सू रो और सू मेई को एजो ड्रैगन स्कूल में भेजा था। अपने दिल की गहराई से वह ये भी पसंद नहीं करता था कि दूसरे लोग एजो ड्रैगन स्कूल के बारे में कुछ भी बुरा कहें, क्योंकि ऐसा करना ये कहना होगा कि उसका निर्णय गलत था। हालांकि एक शहर के स्वामी के रूप में ऐसी बातें कहना वास्तव में बहुत कठिन था। उसी समय कई शहर के शासक अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने प्रतिभाशाली लोगों को लेकर एक दूसरे के करीब आ गए। सभी लोग विनम्रता से एक साथ इकट्ठा हुए और उसी समय सू मेई ने चू फैंग को एक तरफ खींच लिया। चू फैंग, आप सभी इस साल की नई उत्कृष्टता सभा के लिए भूत सिंह वन में प्रवेश करेंगे। भूत सिंह वन एक शापित भूमि है और कुछ हिंसक भयंकर जानवर इसके भीतर रहते हैं। वे भूत सिंह जानवर होंगे। भूत सिंह वाले जानवरों में जन्म के समय ही आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना होती है। उनके शरीर के विकास के बाद उनकी शक्ति भी बढ़ती है। परिपक्व भूत सींग वाले जानवरों के माथे पर बैंगनी सींग होगा, और जिनके माथे पर सींग होंगे उनके पास आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति होगी। इस बार आपका मिशन परिपक्व भूत सींग वाले जानवरों का शिकार करना है। भूत सींगों को सबूत के तौर पर और एक दिन की सीमा के साथ सबसे ज्यादा भूत सींग वाले जानवरों को मारने वाले शीर्ष 10 लोग प्रतियोगिता के लिए यहां वापस आएंगे। जीतने वाले के शहर को इस साल का कर नहीं देना होगा और 5000 आध्यात्मिक मोती साधना पुरस्कार होंगे। सू मेई चू फैंग के कानों के पास गई और धीरे से बोली, तो न केवल विजेता को 5000 आध्यात्मिक मोती मिलते हैं, बल्कि कर का भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। उस बूढ़े आदमी चेन हुई को मुझसे ज्यादा लाभ है। चू फैंग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे दूर रखो। सू मेई ने चू फैंग के हाथों में एक लुढ़का हुआ स्क्रॉल थमा दिया। ये है। चू फैंग ने इसे खोला और देखा। यह देखा जा सकता था कि छोटा स्क्रॉल एक नक्शा था। ये घोस्ट हॉर्न फॉरेस्ट का नक्शा है। काले हिस्से वे क्षेत्र हैं जहां परिपक्व घोस्ट हॉर्न जानवर इकट्ठा होते हैं। काले रंग का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतने ही परिपक्व घोस्ट हॉर्न जानवर होंगे। इससे आपके घोस्ट हॉर्न जानवर के शिकार में फायदा होगा। लेकिन याद रखना, लाल रंग वाले हिस्सों में मत जाना। उन इलाकों में अक्सर अजीब लाल रंग का कोहरा होता है। जिस पल कोहरा दिखाई देता है, निश्चित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह एजो ड्रैगन स्कूल में 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान जितना ही डरावना है। सू मेई ने धीमी आवाज में कहा। उस पल चू फैंग को आखिरकार सू मेई के इरादे समझ में आ गए। स्क्रॉल को कॉस्मोस सेक में डालने के बाद वह सू मेई के कानों के पास गया और हंसते हुए बोला, क्या इसे धोखाधड़ी माना जाएगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 114 प्राचीन मकबरा। मार्शल भगवान असुर सी 114 प्राचीन मकबरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 114 प्राचीन मकबरा। बेशक ये धोखाधड़ी नहीं है, सू मेई ने तुरंत समझाया। तो फिर यह क्या है?
चू फैंग काफी उत्सुक था। यह मैं दोस्ती के नाते तुम्हें थोड़ी मदद दे रही हूँ। सु मेई ने प्यार से मुस्कुराए, लेकिन फिर उसने जल्दी से पास की भीड़ की ओर इशारा किया और शांत स्वर में कहा, हालांकि लापरवाह मत बनो। वे एजियो ड्रैगन स्कूल के शिष्य नहीं हैं। वे प्रथम श्रेणी के स्कूलों के शिष्य हैं और कुछ क्षेत्रों में वे जो सीखते हैं वह वास्तव में हमसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन मेरे मन में अभी भी तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा है। हालांकि वर्तमान में उनकी साधना तुमसे अधिक है, वे तुमसे उम्र में भी बड़े हैं। मेरा मानना है कि जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से उन सभी से अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। ये कहने के बाद सु मेई ने अपने हाथ पीछे रखे और सु रॉ की ओर दौड़ी। दोनों बहनों ने चू फैंग की ओर हाथ हिलाकर एक साथ चले गए। चू फैंग के दिल में बहनों को देखते ही तरह तरह की उलझनें पैदा हो गईं। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि सु रो और सु मेई की पहचान खास होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी प्रभावशाली होगी। उस पल चू फैंग थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि उसका पहले का अनुमान गलत था। बहनों को एजियो ड्रैगन स्कूल में इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि उनमें क्षमता थी, क्योंकि उनके परिवार की ताकत के साथ बहुत से मजबूत लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो सकते थे। तो उन्हें उसे अपने करीब लाने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को मुझे इस तरह फंसाने का क्या उद्देश्य है? चू फैंग का दिल बहुत घबरा गया था। हालांकि उस समय सु रो और सु मेई ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन वह ये नहीं भूलेगा कि बहनों ने पहली बार उसके पास आने का एक कारण था। सु मेई नाम की छोटी लड़की शायद तुम्हें पसंद करती है। बेटा, उससे निराश मत करना। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी और उसकी आत्मा की दुनिया में एग्गी बोला। ओह, तुम्हें ये कैसे पता? चू फैंग ने हंसते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक महिला की अंतर्ज्ञान। हालांकि बेहतर होगा कि आप उसके बारे में कोई बुरा विचार न रखें। वह अभी भी छोटी है, इसलिए उसके साथ कुछ भी बुरा न करें। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले उस बड़ी बहन के पास जाएं। अरे, तुम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो? चू फैंग ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि एग्गी के शब्दों का क्या मतलब था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतनी बेबाकी से यह कह सकती है। ऐसा मत दिखाओ कि तुम एक सभ्य व्यक्ति हो। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम उन बहनों के पास नहीं जाना चाहते? एग्गी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मैं अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जाना चाहता हूँ। चू फैंग ने भयावह रूप से मुस्कुराया। तुम्हारी हिम्मत। एग्गी थोड़ा डरपोक हो गई और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। शायद इस बार तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या मतलब है तुम्हारा? चू फैंग उलझन में था। सबसे अधिक संभावना है कि लाल रंग के कोहरे के नीचे एक प्राचीन मकबरा है जिसके बारे में सु मेई ने बात की थी। प्राचीन मकबरा? वह, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। जब तुम घोस्ट हॉर्न फॉरेस्ट में प्रवेश करोगे और उस लाल रंग के कोहरे को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर वहां वाकई कोई प्राचीन मकबरा है तो तुम्हें वहां जरूर अच्छी चीजें मिलेंगी। एग्गी ने कुछ सस्पेंस पैदा किया और चू फैंग ने और कुछ पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह जानता था कि एग्गी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार उन दोनों ने एक स्पिरिट कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया था। अगर चू फैंग के जीवन में वास्तव में कुछ हुआ तो उसकी आत्मा की दुनिया भी ढह जाएगी। उस समय एग्गी की वर्तमान साधना के साथ सबसे अधिक संभावना है कि उसका जीवन येलो स्प्रिंग्स में खो जाएगा। TN पीला झरना इक्वल्स नरक। तब से वर्मिलियन बड सिटी के स्वामी ने इस वर्ष की नई उत्कृष्टता सभा की विधि की घोषणा की। वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि सु मेई ने कहा था। एक दिन की सीमा के साथ केवल शीर्ष 10 जो सबसे अधिक भूत सींग वाले जानवरों को मारते हैं वे प्रतियोगिता के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं। अंतिम विजेता स्वाभाविक रूप से नई उत्कृष्टता सभा का विजेता होगा। उसके बाद सु हेन ने सभी 200 प्रतिभागियों को घोस्ट हॉर्न फॉरेस्ट का नक्शा दिया। इसके अलावा कुछ हिस्सों को लाल रंग से चिन्हित किया गया था और उन्होंने सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि लाल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है, अन्यथा वे अपने जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी खुद लेंगे। सु हेन ने कारण नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा कि यह क्षेत्र बेहद खतरनाक था। साथ ही जो नक्शे दिए गए थे उन पर केवल लाल खंड ही बनाए गए थे और सु मेई द्वारा दिए गए नक्शे की तरह कोई काला खंड नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नियमों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण के बाद चू फैंग और अन्य लोगों को वर्मिलियन बड सिटी से बाहर निकाला गया और वे वर्मिलियन बड माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गए। इसके साथ ही वे तथाकथित घोस्ट हॉर्न फॉरेस्ट में पहुंच गए। काले रंग का जंगल ही उनकी आंखों को दिखाई दे रहा था। लकड़ी लोहे जैसी थी और पत्तियां सुइयों जैसी।
वे पेड़ जैसी भी नहीं लग रही थी। वे बस तीखे हथियार थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि जंगल में जानवरों की एक भी आवाज नहीं आ रही थी। सन्नाटा थोड़ा अजीब था। बेटे, हमें पीछे मत खींचो, नहीं तो तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। जंगल के भीतर सुनहरे बैंगनी शहर के लोगों ने जंगल के गहरे हिस्सों की ओर जाने से पहले चू फैंग को धमकी भरी निगाहों से देखा। चू फैंग ने उनकी उपेक्षा पर केवल हल्की सी मुस्कान दी। चू फैंग वास्तव में उन जैसे लोगों से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और अगर वह उन पर हमला करता तो उसके हाथ गंदे हो जाते। अपनी आंखों से उसने देखा कि उनकी आकृतियां सभी प्रकार की आकर्षक तकनीकों के साथ जंगल में गहरे जा रही हैं। दूसरी ओर चू फैंग ने अपने कॉस्मोस सेक्स से बिना किसी हड़बड़ी के नक्शा निकाला, फिर वह नक्शा निकाला जो सू मेई ने उसे दिया था। कुछ सोचने के बाद चू फैंग ने एक खास रास्ता चुना। वह कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जहां भूत सींग वाले जानवर सबसे ज्यादा सघन थे, फिर रास्ते का गंतव्य लाल रंग का वह भाग था जहां सू मेई और सू हैन ने स्पष्ट रूप से प्रवेश करने से मना किया था। चू फैंग ने इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया और वह हवा के साथ बह गया। वह तेजी से जंगल से गुजर रहा था और बहुत जल्द उसे तथाकथित भूत सींग वाले जानवर मिल गए। ये दिखने में घोड़े जैसा था, लेकिन ये हाथी जितना बड़ा था। ये बिल्कुल काला था, मानो इसे काले रंग के कवच से ढका गया हो। इसका व्यवहार हिंसक था, और इसी प्रजाति के अलावा जब ये किसी अन्य जीवित जीव को देखता तो भयंकर रूप से हमला करना शुरू कर देता। यह अन्य भयंकर जानवरों से अलग नहीं था। हालांकि भयंकर जानवर अभी भी भयंकर जानवर थे। वे चू फैंग से एक भी वार नहीं झेल सकते थे। भले ही वे परिपक्व भूत सींग वाले जानवर थे जिनके पास बैंगनी सींग थे, उनके पास चू फैंग को हराने का कोई तरीका नहीं था। चू फैंग इधर उधर भटकता रहा, उसने किसी भी भूत सींग वाले जानवर को जाने नहीं दिया। मारने के बाद उसने उनके आत्मा कनेक्शन का उपयोग करके एग्गी की विश्व आत्मा शक्ति को उधार लिया ताकि उनकी स्रोत ऊर्जा का उपभोग किया जा सके। हालांकि उनकी खेती की स्रोत ऊर्जा बहुत कमजोर थी और एग्गी के लिए यह बहुत कम मददगार थी, चू फैंग ने इसे बर्बाद नहीं किया। 200 घोस्ट हॉर्न बीस्ट को मारने के बाद वह आखिरकार तथाकथित लाल रंग के कोहरे वाले क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि वहां थोड़ा और सन्नाटा था और उसने तथाकथित लाल रंग का कोहरा नहीं देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ अच्छी चीजें हैं? चू फैंग को काफी निराशा हुई। अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके निरीक्षण करने पर उसे उस क्षेत्र में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अपनी थोड़ी सी आत्मिक शक्ति से खुद को मूर्ख न बनाना ही बेहतर है। अगर प्राचीन मकबरे को आपकी आत्मिक शक्ति से देखा जा सकता है, तो वह प्राचीन मकबरा भी नहीं रहेगा। तो अब मैं क्या करूं? अपना विश्व आत्मा कंपास निकालो और इसका उपयोग जांच करने के लिए करो। एग्गी की बातें सुनने के बाद ही चू फैंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने तुरंत विश्व आत्मा कंपास निकाला। जब उसने इसे बाहर निकाला तो एक अजीब निर्देशात्मक नक्शा दिखाई दिया। हालांकि चू फैंग को इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन एग्गी ने इसे देख लिया। एग्गी के निर्देशों का पालन करते हुए चू फैंग ने एक विशेष क्षेत्र में स्पिरिट फॉर्मेशन बनाना शुरू किया। लेकिन चू फैंग के पास कठोर तकनीकें थी और स्पिरिट पावर की कमी थी, इसलिए उसे बहुत समय लगा और वह इसे तभी पूरा कर पाया जब रात हो चुकी थी। जब स्पिरिट फॉर्मेशन खोला गया तो फॉर्मेशन गायब हो गया। इसकी जगह एक छेद था जिसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ काला था, लेकिन छेद से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अगर कोई ज्यादा ध्यान से सुने तो उसे पता चलेगा कि यह किसी महिला के रोने जैसा लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 115 कब्र वर्गीकरण। मार्शल भगवान असुर सी 115 मकबरे का वर्गीकरण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 115 मकबरे का वर्गीकरण। रात। आसमान में तारे भरे हुए थे, फिर भी रोशनी के बिना अंधेरा था। केवल गोल चांद ही चमकीला और साफ था, लेकिन वह हमेशा हवा में तैरते कभी न खत्म होने वाले काले बादलों से छिपा रहता था। बादलों के दिखाई देने और गायब होने के साथ ही शांत चांदनी छलकती थी। जमीन पर लोहे के पेड़ों की कतारें खड़ी थीं। वे भेड़ियों के दांतों वाले क्लब की तरह थे जो जमीन से उठे हुए थे। चू फैंग के चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था और हवा के बहने का एक भी निशान नहीं था। हालांकि उस विशेष प्रकार के सन्नाटे ने गुफा के शोर की विचित्रता पर जोर दिया। अरे, क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे वहां नीचे जाना होगा? वह कौन सी चीज है जो वहां नीचे चिल्ला रही है? क्या ये कोई भूत है? चू फैंग को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने इतनी दयनीय आवाज सुनी थी, और वह भी अथाह गुफा से।
ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई भूत नरक से आया हो और अपनी शिकायतें चीख चीख कर कह रहा हो। ये बेहद भयावह था। डरने की क्या बात है? मत भूलो, तुम एक विश्व अध्यात्मवादी हो। तुम्हें भूत प्रेतों जैसी चीजों से निपटना पहले से ही तय है, वरना तुम मेरे लिए स्रोत ऊर्जा को कैसे अवशोषित करोगे? एग्गी ने डांटा। वास्तव में, तो सब कुछ के बाद, विश्व अध्यात्मवादी सिर्फ प्राकृतिक कब्र लुटेरे हैं। चुफैंग अवाक रह गया। तुमने क्या सोचा था कि वे क्या थे? विश्व अध्यात्मवादी आध्यात्मिक रूप से विश्व आत्माओं से जुड़ते हैं और इस वजह से वे ऐसी चीजें पकड़ सकते हैं जो सामान्य लोग नहीं पकड़ सकते। साधना करने वाले विशेषज्ञों की कब्रों में बड़ी मात्रा में खजाने होते हैं। यह मार्शल साधना के लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट है। मार्शल साधना का मार्ग भी काफी कठिन है। केवल मूर्ख ही शॉर्टकट पर नहीं चलेंगे। एग्गी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुमने जो कहा, उसके अनुसार जो चीज वहां नीचे चीख रही है, क्या वह सचमुच भूत है? चुफैंग का दिल दहल गया। हालांकि राक्षस और भूत सिर्फ किंवदंतियां थीं, अपने बढ़ते अनुभवों के साथ उसने पाया कि दुनिया में राक्षसी जानवर, अजीब जानवर और ऐसे लोग भी थे जो भ्रष्ट तरीके से खेती करते थे और बुराई के रास्ते पर चलते थे। आम लोगों का नरसंहार करके उन्हें राक्षस माना जाता था। इस तरह से अनुमान लगाने पर तथाकथित भूत वास्तव में भी मौजूद हो सकते हैं। भूतों में इतना डरावना क्या है? क्या तुमने पहले भी भूत नहीं देखा? एग्गी बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने पहले कब भूत देखे हैं? चू फैंग ने ध्यान से सोचा, हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने तथाकथित भूत कब देखे थे। जब आप 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में थे, तो क्या आपने जो बूढ़ा आदमी देखा था, वह एक भी नहीं था? एग्गी ने याद दिलाया। क्या वह भूत था? ये कैसे संभव है? वह इतना शक्तिशाली था। चू फैंग बहुत हैरान था। उस रात उसने जिस बूढ़े आदमी को देखा था, उसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव था। हालांकि उसने कोई आभा नहीं छोड़ी थी, फिर भी चू फैंग को उसकी ताकत का एहसास हुआ। इतनी ताकतवर कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, इसलिए चू फैंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह भूत था। जब कोई व्यक्ति मार्शल साधना में एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचता है, तो उसकी चेतना अत्यंत प्रबल हो जाती है। मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना समाप्त नहीं होती और वह केवल तैरता रहता है और विभिन्न स्थानों पर भटकता रहता है। उसे ही भूत कहा जाता है। हालांकि अगर किसी विश्व प्रेतवादी के पास अत्यधिक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति है, तो मृत्यु के बाद उनकी आत्मिक शक्ति उनकी चेतना के साथ एक हो जाएगी। इसके साथ वे अपनी चेतना द्वारा की जाने वाली हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं और वे दूसरे प्रकार के जीवन रूप में जी सकेंगे। हालांकि वे जीवित रहते समय जितने शक्तिशाली नहीं होंगे, फिर भी उनके पास जबरदस्त तरीके होंगे। उस दिन आपने जिस बूढ़े व्यक्ति को देखा, वह ऐसा ही था। आपकी मुहरबंद आत्मा शक्ति भी उस व्यक्ति द्वारा जागृत हुई थी। एग्गी ने विस्तार से बताया। उस दिन, हालांकि चू फैंग बेहोश हो गया था, लेकिन एग्गी नहीं। इसलिए उसने वह सब कुछ देखा जो बूढ़े आदमी ने चू फैंग के साथ किया था। उसकी बातें सुनकर चू फैंग को भी अचानक एहसास हुआ कि उसके पास पहले से ही आत्मिक शक्ति थी, लेकिन किसी विशेष कारण से वह जागृत नहीं हुई थी। इसका मतलब ये भी था कि उसकी आत्मिक शक्ति जन्मजात थी। आमतौर पर ऐसे क्षेत्र जहां इतनी प्रबल चेतना होती है, प्राचीन कब्रें कहलाती हैं। हालांकि चूंकि उस 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में बहुत सारी हड्डियां थी और साथ ही उस अकल्पनीय बूढ़े आदमी की वजह से सबसे अधिक संभावना है कि यह कोई साधारण प्राचीन मकबरा नहीं है। यह बहुत संभव है कि यह एक दुष्ट मकबरा था। एग्गी ने समझाना जारी रखा। दुष्ट कब्र क्या है? हालांकि चू फैंग बहुत उलझन में था, फिर भी वह इसकी प्रभावशालीता सुन सकता था। तुम बेवकूफ हो। तुम सच में कुछ नहीं जानते। जो भी हो, तुम्हें एक योग्य विश्व अध्यात्मवादी बनने के लिए मैं सब कुछ समझा दूंगा ताकि तुम बदनाम न हो जाओ। याद रखें, सामान्य लोगों की कब्र को मकबरा कहा जाता है। हालांकि मकबरों में कुछ तंत्र और कुछ खजाने छिपे हो सकते हैं, फिर भी सामान्य लोग उन्हें तोड़ सकते हैं। केवल निम्न स्तरीय विश्व अध्यात्मवादी ही कब्रों की तलाश करते हैं और इंपीरियल स्काई सेज की कब्र एक मकबरा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक उन कब्रों का सवाल है जिनमें चेतना होती है, वे प्राचीन कब्रें हैं। यह इस बात से संबंधित नहीं है कि उन्हें कितने समय तक दफनाया गया था और यह कब्रों के लिए सिर्फ एक वर्गीकरण शीर्षक है। प्राचीन कब्रों के भीतर यह बहुत खतरनाक है। उनमें ऐसे जाल और तंत्र होते हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं पहचान सकते, और यहां तक कि कुछ अजीब स्थितियों में ऐसे जाल और तंत्र होते हैं जिन्हें केवल विश्व प्रेतवादी ही पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए प्राचीन कब्रें वे जगहें हैं जहां विश्व प्रेतवादी अपनी योग्यता दिखाते हैं।
जहां तक दुष्ट कब्रों की बात है, तो जो लोग दफनाए गए थे वे केवल साधारण साधना विशेषज्ञ नहीं थे। बहुत संभावना है कि वे अत्यंत क्रूर चीजें होंगी। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि वे क्या हैं। वे मनुष्य या जानवर हो सकते हैं। वे जीवित या मृत हो सकते हैं। उनमें से ज्यादातर इतने शक्तिशाली हैं कि मरने के बाद भी वे दुनिया के लिए आपदाएं पैदा कर सकते हैं। या शायद जो राक्षस मरे नहीं थे उन्हें बस दबा दिया गया और कहीं सील कर दिया गया। वे कब्रें बहुत खतरनाक हैं। प्रवेश करने के बाद आधे से ज्यादा वापस नहीं आ पाएंगे। वे राक्षसी रचनाएं भी छोड़ सकते हैं और दुनिया के लिए आपदाएं पैदा कर सकते हैं। इन कब्रों को दुष्ट कब्रें कहा जाता है। जब तक कि यह कोई अत्यंत शक्तिशाली विश्व प्रेतात्मा न हो, कोई भी व्यक्ति तबाही मचाने के लिए कब्र को खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसी चीजें हैं। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर झूगे को 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में इतनी दिलचस्पी थी। चू फैंग को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अंततः जान गया कि कब्रों में निहित विश्व आत्मवादियों का मूल्य। वह 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान बहुत प्रभावशाली है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह एक दुष्ट मकबरा है। यह वाकई खतरनाक है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा खजाना छिपा है। किसी और चीज का जिक्र किए बिना, लेकिन अगर बुरे आदमी की स्रोत ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके, तो निस्संदेह मेरी ताकत भी काफी बढ़ जाएगी। दुख की बात है कि आपको उस 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को छूना भी नहीं चाहिए, वरना 10,000 तुम भी मरने के लिए काफी नहीं होंगे। हालांकि उस बुरे आदमी के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए उसने तुम्हारे शरीर पर वह नक्शा छोड़ा है। लेकिन उस नक्शे में रहस्य छिपा है, और एक निश्चित ताकत हासिल किए बिना तुम्हारे पास उस दुष्ट कब्र को खोलने का कोई तरीका नहीं है। भविष्य में जब तुम 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान को खोलकर उसमें प्रवेश कर सकोगे, तो वह बुरा आदमी तुम्हारी शक्ति उधार लेना चाहेगा। कम से कम वह तुम्हें कुछ लाभ तो देगा, और स्वाभाविक रूप से जब तक लाभ है, एक निश्चित कीमत भी चुकानी होगी। इसके अलावा दुष्ट कब्रें तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। भले ही तुम्हारे पास नक्शा हो, लेकिन तुम्हारे पास उसे खोलने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अभी उस दुष्ट कब्र में जाने के बारे में मत सोचो, और तुम्हें इस प्राचीन कब्र में खोज करनी चाहिए। जब वह उस बिंदु पर बात कर रही थी, तो एग्गी थोड़ी उत्साहित लग रही थी। आखिरकार एक पूरी प्राचीन कब्र के भीतर मार्शल खेती विशेषज्ञों के अवशेष होंगे। मजबूत स्रोत ऊर्जा वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी। मम्मा, चूंकि हम यहाँ हैं, तो हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। चू फैंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह छलांग लगाकर सीधे नीचे नहीं गया। ब्लैक होल में कूदने के बाद उसने जल्दी से 100 परिवर्तनों के धनुष का इस्तेमाल किया और अपने हाथों में 2 खंजर जमा लिए। उसने खंजरों को ब्लैक होल की दीवारों में घोंप दिया और धीरे धीरे खुद को नीचे उतारा। पहले तो चू फैंग की गति बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत जल्द ही उसे इसकी आदत हो गई और वह तेजी से नीचे की ओर सरकने लगा। वह जितना नीचे गया, मादा की चीख उतनी ही स्पष्ट होती गई। आमतौर पर साहसी चू फैंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई और उसने हवा में ठंडक महसूस की। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह शायद सिर्फ भटकती हुई आत्मा है। शायद जब यह जिंदा थी तब यह एक विशेषज्ञ थी, लेकिन मरने के बाद यह तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा निर्माण तकनीक इसे नियंत्रित कर सकती है। जैसे कि उसने चू फैंग के दिल में घबराहट महसूस की हो, एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। चू फैंग ने सिर हिलाया, अपने दिल को स्थिर किया और नीचे की ओर खिसकना जारी रखा। आखिरकार उसके दोनों पैर स्थिर हो गए और वह नीचे पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ी गुफा थी। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह से काली थी, फिर भी वह इसकी विशालता को महसूस कर सकता था। चू फैंग ने विश्व आत्मा कंपास निकाला और उसमें आत्मा शक्ति की एक किरण भेजी। तुरंत हर जगह प्रकाश फैल गया और अंधेरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। ये है। उसके बाद जब उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई, तो चू फैंग का चेहरा काफी बदल गया और वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 116 सू रॉस जन्मा। मार्शल भगवान असुर सी 116 सू रॉस जन्मा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 116 सू रॉकी जन्मा। गुफा की नुकीली दीवारों पर अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे गए थे। वे प्रतीकों की तरह लगते थे, लेकिन थे नहीं। इससे लोगों को एक अवर्णनीय एहसास होता था और दिल को बेहद असहज कर देता था। चू फैंग से कुछ ही दूरी पर हड्डियों के ढेर भी थे।
हालांकि यह 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में हड्डियों के समुद्र जैसा नहीं था, फिर भी उसकी आंखों के सामने हड्डियों की मात्रा चौंकाने वाली थी। वाह, इतनी सारी स्रोत ऊर्जा! जल्दी करो, मुझे उन सभी को अवशोषित करने में मदद करो। एग्गी अतुलनीय रूप से खुश थी, मानो उसने खजाना खोज लिया हो। रुको, एक भूत हमें देख रहा है। चू फैंग का दिल घबरा गया, और हड्डियों के ढेर के पीछे उसने एक छाया देखी। वह एक खूबसूरत महिला थी। उसने रेशमी चोंगसम पहना था और उसके लंबे बाल उसके सिर के पीछे थे। उसके कपड़े फिट थे और वह एक भव्य माहौल में थी। वह वर्तमान में चू फैंग को सतर्कता से देख रही थी और उसके मुंह से रोने की आवाजें निकल रही थी। वह तथाकथित भूत था। सटीक रूप से कहें तो यह एक चेतना थी जो मृत्यु के बाद बनी थी, और चूंकि उसका शरीर लगभग पारदर्शी था, लेकिन उसमें से हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, इसलिए यह बिल्कुल भी भौतिक शरीर नहीं था। हालांकि कुछ और विस्तृत अवलोकन के बाद चू फैंग चौंक गया। उसे उस महिला के चेहरे से एक परिचित भावना महसूस हुई। वह वास्तव में सूरो और सुमेई के समान दिख रही थी। तुम हो? एक भयावह संभावना के बारे में सोचने के बाद चू फैंग ने जल्दी से सवाल पूछा। फुसफुसाहट। हालांकि जैसे ही चू फैंग ने बात की, उस चेतना ने डर दिखाया। उसने अपना शरीर घुमाया और उड़ गई। उसकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस चेतना में बुद्धि नहीं है, केवल सहज वृत्ति है। वह आपके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगी क्योंकि उसके पास यादें भी नहीं है। इसके अलावा उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। उसकी चेतना जल्द ही गायब हो जाएगी और उसकी शक्ति वर्तमान में बहुत कमजोर है। उसके पास आपको नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जल्दी से मुझे इन स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करें। साधकों के बहुत सारे पूर्ण अवशेष हैं और उनके पास बहुत मजबूत स्रोत ऊर्जा है। वे निश्चित रूप से मेरी साधना को काफी बढ़ा सकते हैं और शायद मैं आत्मिक क्षेत्र के शिखर में भी प्रवेश कर सकता हूं। एगी ने याद दिलाते हुए कहा। स्रोत ऊर्जा का उपभोग करके उसकी साधना बेहद भयानक थी क्योंकि चू फैंग को उसके लिए 200 परिपक्व भूत सींग जानवरों की स्रोत ऊर्जा का उपभोग करने देने के बाद वह लड़की जिसके पास पहले बिल्कुल भी साधना नहीं थी, उसके पास पहले से ही ऐसी ताकत थी जो चू फैंग से कम नहीं थी। वर्तमान में वह पहले से ही आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गई है। अगर वह हड्डियों की स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, तो वह वास्तव में आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकती है। चू फैंग ने सिर हिलाया और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने अवशेषों से स्रोत ऊर्जा का उपभोग करना शुरू कर दिया, जबकि एक निराकार अवशोषण शक्ति फैल गई। पहाड़ जैसी हड्डियों के भीतर अदृश्य गैस दिखाई दी। वह स्रोत ऊर्जा थी, नग्न आंखों से अदृश्य और केवल आत्मा शक्ति द्वारा पता लगाया जा सकता है। परत दर परत स्रोत ऊर्जा चू फैंग के शरीर में बढ़ती गई और यह सब एग्गी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। आत्मा की दुनिया में लड़की क्रॉस लेग बैठी थी जैसे कि खेती कर रही हो। वह स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत कर रही थी और उसकी खेती भी अचानक बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी। जल्दी से जाओ और मेरे लिए उस चेतना के अवशेष ढूंढो। जो लोग मृत्यु के बाद चेतना बनाने में सक्षम हैं, उनके पास कम से कम जीवित रहते हुए गहन क्षेत्र की साधना होगी। अगर मैं उसकी स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। वहां की सभी हड्डियों को अवशोषित करने के बाद एग्गी वास्तव में आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर गई। वह स्पष्ट रूप से अधिक उत्साहित थी क्योंकि उसे लगा कि वह प्राचीन मकबरे में कई लाभ प्राप्त कर सकती है। ये लड़की बहुत ही अजीब है। चू फैंग बहुत ही अवाक था। आमतौर पर उसकी साधना गति को पूरी तरह से प्रबल कहा जा सकता था, हालांकि उस लड़की की तुलना में यह उल्लेख करने लायक भी नहीं था। आधे दिन के भीतर वह पूरी तरह से बिना साधना से आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर चली गई। ये काफी भयावह था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आश्चर्य की सांसें ही आश्चर्य की सांसें थीं और चू फैंग के पैर नहीं रुके। उसने विश्व आत्मा कंपास को पकड़ लिया और उस महिला के अवशेषों को खोजने के लिए रोने वालों का पीछा करते हुए गुफा में और भी गहराई में चला गया। खोज के रास्ते में चू फैंग खुद को उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक सका, हड्डियां कहां से आईं? जिस तरह से वे थीं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, है ना? क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत है? चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या गलती से, ये वे बलिदान थे जो प्राचीन मकबरे में घुस आए थे, एग्गी ने समझाया। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग को अंदर ही अंदर झटका लगा।
हालांकि वे लोग पहले से ही हड्डियां बन चुके थे, लेकिन अपनी स्रोत ऊर्जा से चू फैंग को महसूस हो रहा था कि जब वे जीवित थे तो वे मूल क्षेत्र में थे। मूल क्षेत्र के इतने सारे लोग ऐसे ही मर गए और कम से कम इसका मतलब था कि प्राचीन मकबरा खतरनाक था। हालांकि चूंकि उसके हाथ में विश्व आत्मा कंपास था, इसलिए वह सभी खतरों का पूर्वानुमान लगा सकता था, इसलिए चू फैंग बहुत चिंतित नहीं था। उसके विचार अभी भी उस खूबसूरत महिला पर ही टिके हुए थे। उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह महिला शायद सूरो और सू मेई से संबंधित रही होगी। वह उन दो लड़कियों की मां तो नहीं होगी। क्या इसका मतलब ये होगा कि यह शहर के राजा की पत्नी की कब्र है? हालांकि कुछ सोचने के बाद चू फैंग को लगा कि यह गलत था। अगर वह महिला वास्तव में सू रो और सू मेई की मां थी और सू हेन की पत्नी भी थी, तो उसे यहाँ कैसे दफनाया जा सकता था जहां एक कब्र का पत्थर भी नहीं था? उसे रोने की क्या जरूरत थी? उसका रोना इतना दुखद क्यों था? चू फैंग ने कई तरह के सवाल पूछे और गुफा के अंदर चला गया। वर्ल्ड स्पिरिट कंपास के मार्गदर्शन में आखिरकार उसने फिर से वही भयानक रोने की आवाज सुनी। जब चू फैंग करीब गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि महिला के बगल में वास्तव में अवशेष थे। वह पहले ही सड़कर हड्डियों में तब्दील हो चुका था, लेकिन शरीर पर कपड़े अभी भी मौजूद थे। हालांकि वे थोड़े फटे हुए थे, फिर भी वह बता सकता था कि महिला ने रेशम से बना चोंगसम पहना हुआ था। बहुत स्पष्ट रूप से ये सुंदर महिला की लाश थी। ये बहुत बढ़िया है। ये वास्तव में प्रोफाउंड रियल्म व्यक्ति का अवशेष है। हालांकि यह केवल पहला स्तर है, ये बहुत बुरा नहीं है। जब तक ये परिष्कृत है, मैं निश्चित रूप से मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। उसके मस्तिष्क के भीतर एग्गी की खुशी भरी आवाज गूंजी। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस महिला की स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत करने की अनुमति नहीं दे सकता। चू फैंग ने उसे रोका और कहा। हालांकि वह पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि सुंदर महिला संभवतः सुरो और सू मेई की जन्म मां थी। चू फैंग अपने दोस्तों की मां के शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता था। क्या तुम मूर्ख हो? यह सिर्फ स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। यह अवशेषों को नष्ट नहीं करेगा और इसके अलावा वह बहुत समय पहले ही मर चुकी है। इस चेतना में कोई बुद्धि नहीं है और यह अभी कमजोर होती जा रही है। बहुत जल्द ये गायब हो जाएगी। अगर मैं उसकी स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत करूं तो मैं मूल क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं। तुम्हारे और मेरे लिए बहुत सारे लाभ होंगे। उस समय तुम संभवतः मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर के विशेषज्ञों को भी हरा सकते हो। क्या तुम इतना अच्छा मौका खोना चाहते हो? एग्गी को ऐसा कहते हुए सुनकर चू फैंग भी थोड़ा भावुक हो गया। मूल क्षेत्र, अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा एग्गी ने कहा था और उसने अपनी शक्ति उसे मूल क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए दी थी, तो इसने वास्तव में चू फैंग को काफी आकर्षित किया। चू फैंग की वर्तमान ताकत के अनुसार अगर वह मूल क्षेत्र तक पहुंच सकता है, मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर की तो बात ही छोड़िए, वह शायद मूल क्षेत्र के चौथे स्तर के लोगों के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ सकता है। चू फैंग को ऐसी मजबूत युद्ध क्षमता की प्यास कैसे नहीं होगी, खासकर तब जब एक साल में तय की गई लड़ाई की घड़ी पहले से ही चल रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 117 दुष्ट कब्रिस्तान की भूमि। मार्शल भगवान असुर सी 117 दुष्ट कब्रिस्तान की भूमि। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 117 दुष्ट कब्रिस्तान की भूमि। क्या ये सचमुच अवशेषों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? चू फैंग ने संदेह से पूछा। दरअसल चूंकि वह पहले ही विभिन्न हड्डियों से स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर चुका था, इसलिए वह जानता था कि इससे हड्डियों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि वह अभी भी चिंतित था। अपने दिल की गहराई में वह अभी भी महसूस करता था कि अन्य लोगों की स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना अपमानजनक था। चू फैंग खुद को दोष नहीं देगा अगर यह किसी अजनबी का होता, बल्कि उससे लगेगा कि यह उचित और न्यायोचित है, क्योंकि अगर वह इसे नहीं लेता तो कोई दूसरा विश्व अध्यात्मवादी इसे ले लेगा। हालांकि ये व्यक्ति संभवतः सू रो और सू मेई की मां हो सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से चू फैंग को कुछ हिचकिचाहट होगी। इससे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। चू फैंग के दिल में छिपे बोझ को समझते हुए एग्गी ने गंभीर स्वर में आश्वासन दिया और उसने ये भी कहा, यह निश्चित रूप से उसकी कब्र नहीं है। इसे देखते हुए वह भी इस जगह पर घुसपैठ कर सकती थी और किसी चीज से मर सकती थी। अगर तुम मुझे उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने दोगे तो शायद मैं उसकी मौत का कारण जानने में भी तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे यकीन है कि चूंकि तुम उन बहनों की दोस्त हो, इसलिए तुम वाकई जानना चाहोगी कि उनकी मां की मौत कैसे हुई। एग्गी बहुत होशियार थी।
सिर्फ चू फैंग ही नहीं था जिसने देखा कि वह महिला सू रो और सू मेई की मां हो सकती है। उसने भी संकेत देखे। मैं आपकी बात मानूंगा। चू फैंग ने सिर हिलाया। यह क्षेत्र बहुत रहस्यमय था और यह बहुत संभव था कि यह वही हो जो एग्गी ने कहा था कि वहां बहुत बड़े खजाने हैं। अगर वहां वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ के अवशेष थे और एग्गी ने उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो वह गहन क्षेत्र तक पहुंच सकती थी। चू फैंग के लिए यह एक स्वर्गीय अच्छा अवसर था क्योंकि इसका मतलब था कि उसके पास गोंग लुयुन को हराने की क्षमता होगी। हालांकि यह उसकी साधना नहीं थी, कम से कम यह उसकी अपनी विधि थी। वाह! हालांकि जैसे ही चू फैंग अवशेषों के पास पहुंचा, महिला ने चू फैंग की ओर क्रूरता से छलांग लगाए और उसके मुंह से भूत प्रेत जैसी चीखें निकलने लगी। ये बहुत भयानक था। वह आभा बहुत खास और अजीब थी, लेकिन वह पुष्टि कर सकता था कि यह बेहद मजबूत थी। यह मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञों के बराबर भी हो सकती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका चू फैंग ध्यान रख सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फुसफुसाहट यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, चू फैंग ने अवचेतन रूप से इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया। बिजली चमकने लगी और वह कुछ मीटर पीछे हट गया। धमाका उसके प्रहार से हवा के अलावा कुछ नहीं हुआ और महिला हिंसक रूप से जमीन पर गिर गई। हालांकि गुफा की चट्टानें बहुत कठोर थीं, लेकिन आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया और मलबा हर जगह उड़ गया। यह देखा जा सकता था कि महिला में कितनी जबरदस्त शक्ति थी। वाह! कुछ भी नहीं टकराने के बाद महिला ने फिर से हमला किया। इस बार उसकी गति और भी तेज थी और वह लगभग पलक झपकते ही पहुंच गई। घबराओ मत, आत्मा निर्माण तकनीक का उपयोग करो। एग्गी की आवाज फिर से गूंजी और उसी समय चू फैंग के शरीर के भीतर से एक गर्म भूनने वाली भावना आई। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मजबूत लहर निकलने लगी और एक पल में इसने उसके पूरे शरीर को भर दिया। चू फैंग की साधना आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गई। चू फैंग को पहले से ही उस बदलाव की उम्मीद थी। वह जानता था कि यह उसकी व्यक्तिगत साधना नहीं थी जो मजबूत हुई क्योंकि उसने केवल एग्गी की साधना उधार ली थी जो उसने उसे उधार दी थी। चू फैंग सिर्फ एक विचार से ही स्पिरिट फॉर्मेशन से जुड़ सकता था। स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति उसके मस्तिष्क से बाहर निकली और बिना किसी आवाज के उसके सामने प्रकट हुई। यह एक अदृश्य दीवार बन गई और उसके सामने का रास्ता बंद कर दिया। तारांकन टकराना। महिला और स्पिरिट फॉर्मेशन टकराए और बहुत तेज आवाज निकली। स्पिरिट फॉर्मेशन में कई दरारें दिखाई दी, लेकिन उसी समय वह चीखी और वापस उड़ गई। जैसे ही वह उतरी, चू फैंग को आश्चर्य हुआ कि जिस क्षेत्र में वह आत्मा संरचना से टकराई थी, वहां से भाप निकल रही थी और उसके चेहरे पर भय के भाव थे। मजबूत। चू फैंग काफी डरा हुआ था। स्पिरिट फॉर्मेशन की रक्षा शक्ति निश्चित रूप से कुछ खास थी। उसने केवल बुनियादी तरीकों को ही समझा था, फिर भी वह मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के दुश्मनों से बचाव कर सकता था। भविष्य में अधिक दक्षता के साथ वह आसानी से दुश्मन के खिलाफ अदृश्य रूप से बचाव कर सकता था और यह उसकी सबसे मजबूत रक्षा विधि बन जाएगी। अभी उसे बंद करने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन का उपयोग करें। हालांकि उसके पास कोई बुद्धि नहीं है, फिर भी वह अवचेतन रूप से अपने अवशेषों की रक्षा करेगी। हालांकि स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक से उसकी चेतना पर नियंत्रण होने के कारण, भले ही उसके पास आपकी स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने की शक्ति हो, वह आपके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगी। एग्गी ने याद दिलाया। चू फैंग ने भी संकोच नहीं किया और एक विचार के साथ आत्मा निर्माण की परतें घनीभूत होती चली गईं और परत दर परत इसने महिला को अपने भीतर बंद कर लिया। चू फैंग ने तभी रुकना शुरू किया जब उसे लगा कि उसकी आत्मा शक्ति समाप्त होने वाली है। आत्मा शक्ति और आत्मा निर्माण की शक्ति बराबर थी। एक विश्व अध्यात्मवादी के रूप में आपकी आत्मा शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतनी ही मजबूत आत्मा निर्माण शक्ति आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जिस समय वह आत्मा निर्माण कर रहा था, उसी समय उसकी आत्मा शक्ति भी समाप्त हो रही थी। चू फैंग की वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ इतने सारे आत्मा निर्माण करना उसकी सीमा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्दी करो, स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करो, एग्गी ने उत्साह से कहा। उसी समय चू फैंग शरीर के पास पहुंचा और एग्गी के लिए स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उस समय, क्योंकि एग्गी पहले से ही चू फैंग को अपनी शक्ति उधार दे रही थी, जब चू फैंग ने स्रोत ऊर्जा को अवशोषित किया, तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी आभा अचानक बढ़ रही थी। बहुत जल्द ही उसके शरीर की आभा में कुछ परिवर्तन हुए। यह अब आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बल्कि मूल शक्ति थी। स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद एग्गी वास्तव में मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हाँ,
सफलता। एगी बहुत खुश थी और चूफैंग की आत्मा की दुनिया में उछल कूद कर रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी खूबसूरत थी। हालांकि उसी समय चूफैंग को पता चला कि जिस महिला को उसने अपने आत्मा निर्माण में कैद किया था, वह तेजी से गायब हो रही थी और वह पहले से ही पारदर्शी हो गई थी। लानत है, तुमने मुझे धोखा दिया। चूफैंग को अचानक समझ में आ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अगर वह उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो यह वास्तव में उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से गायब हो जाएगी। क्या ये सिर्फ चेतना नहीं है? अगर मैंने उसकी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया होता, तो भी वह गायब हो जाती। क्या तुम उसके कारण मुझसे नाराज हो रहे हो? जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वह नहीं, मैं हूं। एग्गी ने न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह दुखी भी दिखी। जो भी हो, जो हुआ सो हो चुका। मैं तुमसे बहुत बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये दूसरी बार हो। साथ ही, याद रखो कि मुझे, चूफैंग, तुम्हारी शक्ति की जरूरत है, हालांकि, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। चूफैंग वास्तव में गुस्से में था। आखिरकार, वह संभवतः सू रो और सू मेई की मां थी। भले ही उसके पास बुद्धि न हो, चूफैंग को कुछ अपराधबोध महसूस होगा अगर वह उसकी वजह से पूरी तरह से गायब हो गई। ठीक है, मैं समझ गया। अगली बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें एक रहस्य भी बताऊंगा। एग्गी ने मुस्कुराकर शरारती अंदाज में कहा। कौन सा रहस्य? मुझे यकीन है कि बहनों की मां को किसी ने मारा होगा। उसकी हैसियत के कारण उसके पास कोई खजाना नहीं होना असंभव होगा। हालांकि, उसे देखो। हालांकि उसके कपड़े पूरे हैं, लेकिन उसका कॉस्मोस सेट गायब है। उसकी छाती की हड्डी टूट गई है और यह स्पष्ट रूप से किसी अन्य बल के कारण हुआ है। बेशक, मैंने भी ये देखा। लेकिन समस्या यह है कि उसे किसने मारा? उसका कॉस्मोस सेट किसने छीन लिया? चूफैंग ने सवाल किया। वह वास्तव में सूरो और सुमेई को उनकी मां के हत्यारे का पता लगाने में मदद करना चाहता था। चूफैंग वहां मौजूद खजाने को भी प्राप्त करना चाहता था क्योंकि न केवल उसने पाया कि महिला का कॉस्मोस सेट गायब था, बल्कि हड्डियों के आसपास कोई खजाना नहीं था जिससे उसने पहले स्रोत ऊर्जा को अवशोषित किया था। जिसका मतलब शायद ये था कि उनके शरीर पर मौजूद खजाने को किसी ने छीन लिया था। इसलिए चूफैंग वास्तव में जानना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह व्यक्ति जीवित था या नहीं। मुझे कैसे पता? मैंने तो इसे खुद भी नहीं देखा। लेकिन मुझे यकीन है कि यह किसी इंसान ने ही बनाया होगा। तुम कमबख्त लड़की हो। चूफैंग काफी परेशान था क्योंकि उसे लगा कि एग्गी ने फिर से उसके साथ खिलवाड़ किया है। हे, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिस व्यक्ति ने बहनों की मां को मारा है, वह पहले ही मर चुका है क्योंकि इससे भी ज्यादा भयानक चीज है। यह शायद प्राचीन मकबरा नहीं बल्कि एक दुष्ट मकबरा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 118 अंतहीन खजाने। मार्शल भगवान असुर सी 118 अंतहीन खजाने। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 118 अंतहीन खजाने। दुष्ट कब्र। चूफैंग बहुत हैरान था। हालांकि जो व्यक्ति कब्रों के स्तर को जानता था, वह नहीं जानता था कि दुष्ट कब्रों का क्या मतलब है, फिर भी वह जानता था कि यह एक अशुभ जगह थी। ये सही है। दीवार पर लगे प्रतीक दानव विरोधी प्रतीक हैं और वे बुरी आत्माओं को रोकने के लिए मंत्र हैं। एग्गी ने समझाया। बुरी आत्माएं? वे क्या हैं? चूफैंग ने पूछा। दुष्ट आत्माएं वास्तव में विश्व आत्माएं ही होती हैं। हालांकि जब कोई विश्व आत्मा विश्व प्रेतवादी के नियंत्रण से बच निकलती है और अपने मूल स्वरूप में इस दुनिया में रहती है, तो उन्हें दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। दुष्ट आत्माओं में दुष्टता का मतलब है कि वे शक्ति की प्यास के कारण स्रोत ऊर्जा अवशोषण के लिए जीवित चीजों का बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं। इसीलिए उन्हें दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विश्व आत्मा और एक विश्व प्रेतवादी के बीच समझौते के बाद, उन्हें एक विश्व प्रेतवादी के शरीर को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना पड़ा ताकि एक विश्व प्रेतवादी की आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने के बाद अपनी खुद की शक्ति का उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर, विश्व आत्माओं को विश्व प्रेतवादियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि जब कोई विश्व आत्मा एक निश्चित बिंदु तक मजबूत हो जाती है, तो वे समझौते को तोड़ सकते हैं और विश्व आत्मावादी के बंधनों से बच सकते हैं। फिर अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके वे जीवित दुनिया में कदम रखेंगे।
उस समझौते को तोड़ने के लिए कम से कम स्वर्ग क्षेत्र की साधना की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं होगा। स्वर्ग का क्षेत्र। चू फैंग को फिर से बहुत झटका लगा। 9 प्रांतों के महाद्वीप में ये वह क्षेत्र था जहां केवल विशेषज्ञों का शिखर ही पहुंच सकता था। तो इसीलिए सभी दुष्ट आत्माओं की ताकत मजबूत है और उनके पास कम से कम स्वर्ग क्षेत्र की साधना होगी। चून की निकास द्वार एंटी डेमन प्रतीकों से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यहाँ एक दुष्ट आत्मा को सील कर दिया गया है। इसके बारे में सोचो, क्या एक ऐसा क्षेत्र जो एक दुष्ट आत्मा को कैद करता है, एक साधारण प्राचीन मकबरा होगा? क्या जो लोग एक दुष्ट आत्मा को कैद करने में सक्षम हैं, वे साधारण लोग होंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस विषय पर मैंने वास्तव में इन 9 प्रांतों को कम करके आंका था। कम से कम एजियोर प्रांत के भीतर एक बार तो काफी प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई दिया होगा। कब्र के मालिक ने अपनी कब्र की रक्षा के लिए एक दुष्ट आत्मा को पकड़कर पहले ही अपने तरीकों को साबित कर दिया है। एग्गी ने आह भरते हुए कहा, इतना मजबूत, क्या हमें और भी अंदर जाना जारी रखना चाहिए? एग्गी को इतनी भयावहता से यह कहते हुए सुनकर चू फैंग के दिल में अब कोई भरोसा नहीं रह गया था। स्वर्ग का क्षेत्र उसके लिए किंवदंतियों के क्षेत्र जैसा था। अगर कोई दुष्ट आत्मा होती जिसके पास स्वर्ग के क्षेत्र की ताकत होती, तो शायद एक ही सांस में वह उसे उड़ाकर टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। अगर वह उसे देख लेता, तो सबसे ज्यादा संभावना थी कि उसकी नन्ही जान चली जाती। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एंटी डेमन सिंबल दुष्ट आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए जब तक आप एंटी डेमन सिंबल वाले क्षेत्रों में हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। कम से कम दुष्ट आत्मा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ईविल टूम के भीतर निश्चित रूप से अनंत खजाने होंगे। आप उनकी खोज जारी रख सकते हैं, और भले ही आपको हिमखंड का एक कोना ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी आप काफी हद तक ऊपर उठ पाएंगे और आपको बहुत लाभ मिलेगा। शायद आपको गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक खेती के संसाधन भी मिल जाएं। एग्गी ने कहा। एग्गी की बातें सुनकर चू फैंग को तुरंत प्रेरणा मिली और उसने आगे की जांच जारी रखी। जितना वह चलता गया, गुफा में दुनिया उतनी ही व्यापक होती गई। जितना वह चलता गया, वह उतना ही विशाल होता गया, और तथाकथित दानव विरोधी प्रतीक भी घने और घने होते गए। हालांकि वह अपने चारों ओर की दीवारों को नहीं देख पा रहा था, लेकिन कम से कम उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे दानव विरोधी प्रतीक अधिक से अधिक होते जा रहे थे। एग्गी ने जो कहा उसके अनुसार, वहां सील की गई दुष्ट आत्मा निश्चित रूप से बहुत भयंकर होगी, अन्यथा वहां चारों ओर इतने मजबूत एंटी डेमन प्रतीक नहीं रखे गए होते। वे प्रतीक सामान्य विश्व आतंकवादियों द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे। वह जितना अंदर गया, चू फैंग उतना ही डर गया। वह क्षेत्र बहुत बड़ा था और यह बिल्कुल भूमिगत दुनिया जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत नहीं था, और उसे ये भी नहीं पता था कि वह खुद कितनी देर तक चला और न ही उसने कितने मील पैदल चले। हालांकि वह अपने सामने पानी के छींटों की गर्जना सुन सकता था। कितनी सुंदर झील है! जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चू फैंग की आंखों के सामने एक विशाल झील दिखाई दी। झील का पानी उसकी आंखों में भर गया और लगातार किनारे से टकरा रहा था। इससे गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी, और झील के ऊपर अनगिनत जुगनू थे जो गहरे हरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। यह उनकी चमक थी जिससे चू फैंग को पता चला कि यह एक विशाल झील थी। हालांकि इसे और अधिक विस्तार से देखने पर चू फैंग ने पाया कि यह जुगनू नहीं हो सकता। यह जुगनू से बहुत बड़ा था और वह ये नहीं बता सकता था कि यह क्या था। लेकिन यह गहरे हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता था और यह बहुत विचित्र था। यह बहुत दूर था, इसलिए चू फैंग की आत्मा शक्ति के पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि यह क्या है या यह खतरनाक है या नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी दृष्टि का दायरा और भी व्यापक होता गया और वह देख सकता था कि किनारे पर अनगिनत हड्डियां थीं। ये घनी भरी हुई थी और झील में फैली हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बहुत भयानक था। कौन जानता था कि वहां कितने लोग मरे थे? कम से कम कई हजार लोग थे। हालांकि हड्डियों का बाहरी हिस्सा काफी अलग था। उनमें से ज्यादातर चकनाचूर हो गए थे और वे बाहरी बल से मर गए थे। ये केवल किनारों पर मौजूद संख्याएं थीं, और कौन जानता था कि झील के भीतर और कितनी हड्डियां थीं। यहाँ क्या हुआ? इतने सारे लोग कैसे मर गए? चू फैंग को बहुत गहरा सदमा लगा। वह सावधानी से पास गया और उसने पाया कि सफेद हड्डियों के नीचे अजीबोगरीब फीकी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। आध्यात्मिक मन के। केवल आध्यात्मिक मन के ही नहीं, मूल मन के भी हैं। हे भगवान, यहाँ वास्तव में असीम खजाने हैं। इतनी दूरी पर चू फैंग की आत्मा शक्ति आखिरकार काम में आई।
वह हड्डियों के सागर की जांच कर सकता था और उनके भीतर अनगिनत आध्यात्मिक मोती और मूल मोती छिपे हुए थे। कौन जानता था कि कितने थे? इसे बेशुमार कहा जा सकता है। प्रवेश मत करो। हालांकि जैसे ही चू फैंग इसमें कदम रखना चाहता था, उसे एग्गी की आवाज ने रोक दिया। क्यों? चू फैंग उलझन में था। सामने का क्षेत्र हड्डियों से ढका हुआ है, इसलिए आप यह नहीं देख सकते कि वहां एंटी डेमन प्रतीक है या नहीं। हालांकि ये निश्चित है कि हड्डियों के भीतर कोई और स्रोत ऊर्जा नहीं है। उनमें मौजूद स्रोत ऊर्जा पहले ही सूख चुकी थी। वह सीमा दुष्ट आत्मा की आक्रमण सीमा है। जो भी इसमें प्रवेश करेगा वह मर जाएगा और यह एक जाल है। यह एक ऐसा जाल है जो लोगों को इसमें कदम रखने के लिए उकसाता है। एग्गी ने गंभीरता से याद दिलाया। तो इसका मतलब है कि वहां वास्तव में एक दुष्ट आत्मा पहरा दे रही है। क्या उसकी धारणा से बचने और मुझे प्रवेश करने देने का कोई तरीका है? न केवल वहां आध्यात्मिक मोती हैं, बल्कि वहां बहुत सारे मूल मोती भी हैं। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं, तो मेरी साधना निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। चू फैंग को तत्काल संसाधनों की खेती की जरूरत थी। हड्डियों के भीतर के खजाने बहुत आकर्षक थे। उन सभी को लेने की बात तो दूर, अगर वह उनमें से एक हिस्सा भी ले लेता, तो चू फैंग की खेती बहुत बढ़ सकती थी। वह निश्चित रूप से मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था और संभवतः गहन क्षेत्र में भी। अगर तुम मरना चाहते हो, तो मर जाओ। लाभों से अंधे मत बनो। हजारों हड्डियों में से हर एक की जीवित रहते हुए तुमसे ज्यादा साधना थी। क्या वे भी सिर्फ दयनीय तरीके से नहीं मरे? यह दुष्ट कब्र अन्वेषण का अंत होगा। जब तक कोई स्वर्ग क्षेत्र विश्व प्रेतात्मावादी इस स्थान को नहीं खोज लेता, तब तक यहाँ के खजाने जल्द या बाद में आपके होंगे। भविष्य में जब आपको अपनी साधना में अधिक सफलता मिलेगी, तो आप इसे लेने के लिए फिर से यहाँ आ सकते हैं। हालांकि जब आप निश्चित नहीं हैं, तो जल्दबाजी में प्रवेश न करें। चू फैंग एक नासमझ व्यक्ति नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि एग्गी ने जो कहा वह सही था। इसलिए कुछ देर तक उसे देखने के बाद, जबकि वह उससे अलग होने को तैयार नहीं था, वह केवल अपने मुंह के पास लार पोंछ सकता था, घूम सकता था और चला जा सकता था। वाह! लेकिन उसी समय अचानक झील के बीच से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयावह थी मानो कोई राक्षस 9 नरकों से नीचे आकर किसी की आत्मा लेने आया हो। उसी समय शांत लहरें अचानक लहरों में बदल गईं। झील की सतह पर प्रकाश के गहरे हरे रंग के बिंदुओं ने भी एक अजीब तेज चीख निकाली, जो बिजली की तेज गति से चू फैंग की ओर उड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 119 एक सार्थक यात्रा। मार्शल भगवान असुर सी 119 एक सार्थक यात्रा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। MGA अध्याय 119 एक सार्थक यात्रा। हूं। काली रोशनियां हवा में फैल गईं और वे एक दूसरे से सटकर खड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे गहरे हरे रंग के तारे एक साथ उड़ रहे हों। जैसे ही वे तेजी से उड़े, उन्होंने अजीब सी चीखें निकाली। पता चला कि वे जुगनू नहीं थे और वे सिर्फ गहरे हरे रंग के राक्षसों का एक समूह थे। वे मच्छरों की तरह दिखते थे और एक जोड़ी पंखों के साथ हवा में उड़ते थे। उनका शरीर एक इंसान जितना ऊंचा था और उनकी एक जोड़ी लाल आंखें थीं। उनके पूरे शरीर से काली रोशनी निकलती थी और वे बेहद भयानक थे। हर एक राक्षस में काफी ताकत थी क्योंकि वे मनुष्यों के मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर थे। कई दसियों हजार एक साथ इकट्ठे हुए थे। ताकत भयानक थी और यह मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सेना की तरह थी जो चू फैंग की ओर बढ़ रही थी। दौड़ना। एग्गी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा कि उसने चू फैंग को अपनी शक्ति दे दी है ताकि वह उसकी साधना को बढ़ा सके। चू फैंग ने किसी भी तरह से धीमा होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने अपने शरीर में मूल शक्ति का इस्तेमाल किया, इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया और जल्दी से भागने लगा। तारांकन हम। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के पैरों के नीचे से एक चमकदार रोशनी निकली। दीवार पर उकेरे गए दानव विरोधी प्रतीकों से लाल रंग की रोशनी निकली और उस क्षेत्र की गुफा में बाढ़ आ गई। पूफ पूफ पूफ। उसी समय गहरे हरे रंग की रोशनी पहले से ही लाल रंग के क्षेत्र में घुस गई थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, वे सभी फट गए। कोई अवशेष नहीं बचा और वे पूरी तरह से गायब हो गए। ये दानव विरोधी प्रतीक बहुत शक्तिशाली हैं। चू फैंग अपने दिल में स्तब्ध था। अगर प्रतीकों द्वारा बाधा न होती, तो वह वास्तव में बच नहीं पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मत रुको, भागो। जैसे ही चू फैंग ने देखना बंद किया, एग्गी एक बार फिर से घबराकर चिल्लाया।
गड़गड़ाहट तभी चू फैंग को पता चला कि झील के बीच में पहले से ही बहुत बड़ी लहरें उठ रही थीं। लहर कई दर्जन फीट ऊंची थी और वह एक जंगली, भयंकर जानवर की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गहरे नीले रंग की लहर के भीतर गहरे हरे रंग की दो किरणें निकली। यह एक जोड़ी आंखें थी। ये बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। बस एक नजर से इसने चू फैंग के शरीर को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल से अवर्णनीय भय की एक झलक उभरी। कोई दबाव नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। सिर्फ नजर ही लोगों को हवा की आवाज सुनने और सारी हिम्मत खोने के लिए काफी थी। बिना ज्यादा सोचे समझे चू फैंग को पहले से ही पता था कि यह क्या है। यह संभवतः दुष्ट आत्मा थी जिसके बारे में एग्गी ने बात की थी। जिस चीज ने चू फैंग को आगे सोचने की हिम्मत नहीं दी, वह थी, अगर आंखों की जोड़ी पहले से ही ऐसी थी, तो उसका शरीर कितना विशाल होगा। चू फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। हालांकि इंपीरियल स्काई तकनीक की गति पहले से ही डरावनी कही जा सकती थी, फिर भी ये लहर की उछाल से मेल नहीं खा सकती थी। आसमान तक पहुंची विशाल लहर गड़गड़ाहट के साथ लाल रोशनी से भरे एंटी डेमन सिंबल क्षेत्र में घुस गई। हालांकि बल बहुत मजबूत था और भले ही इसकी गति और आकार समान न हो, यह अनुपातिक था और यह चू फैंग की ओर अपना रास्ता बनाता रहा। क्या हो रहा है? क्या एंटी डेमन सिंबल विफल हो गए? चू फैंग थोड़ा डरा हुआ था जब एंटी डेमन सिंबल ने विशाल लहर को नहीं रोका। अगर वह दुष्ट आत्मा उसे पकड़ लेती, तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। लहरें दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, तो फिर दानव विरोधी प्रतीक उन्हें कैसे रोक सकते हैं? चिंता मत करो, दुष्ट आत्मा दानव विरोधी प्रतीकों के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगी। जब तक तुम झील की लहरों में बह नहीं जाते, तब तक तुम ठीक रहोगे, एग्गी ने याद दिलाया। ठीक उसी समय एक बड़ी लहर आ गई। पानी की एक बड़ी फुहार पहले से ही चू फैंग पर जोरदार तरीके से गिर रही थी। मुझे नीची नजर से मत देखो। वह पहले से ही लहर से बचने में असमर्थ था। यह देखकर कि वह पानी में डूबने वाला है, चू फैंग ने लहर के खिलाफ अपने पैरों को झुकाया और वास्तव में विशाल लहर की शक्ति उधार लेते हुए आगे बढ़ गया। लहर का संकट हल हो गया था। वाह! उस समय चू फैंग को भयानक दहाड़ सुनाई दी। सौभाग्य से ये गगनभेदी आवाज दूर थी, वरना अगर यह उसके पास से निकलती, तो चू फैंग को लगता कि वह उस दहाड़ से ही मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह तो बहुत भयानक है। यह कोई दुष्ट आत्मा है। चून की दुष्ट आत्मा ने दानव विरोधी प्रतीकों के क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उत्तेजित लहरें धीरे धीरे गायब होने लगी। गायब हो रही लहरों को देखकर चू फैंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा आतंकित करने वाली थी। अगर उसने एग्गी की बात नहीं मानी होती और एंटी डेमन सिंबल क्षेत्र को छोड़ दिया होता, तो वह निश्चित रूप से मारा जाता और उसकी स्रोत ऊर्जा भी अवशोषित हो जाती। वह बहुत बुरी तरह से मर जाता। बुरी आत्माएं डरावनी नहीं होती, बस तुम बहुत कमजोर हो। ध्यान से देखो, अभी अभी लहरें बहुत तेज उठी और झील में जो हड्डियां थीं, उनमें से कुछ यहां आ गई होंगी। शायद इसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो तुम्हें चाहिए, एग्गी ने याद दिलाया। आप शायद सही हैं। गीली गुफा की चट्टानों पर कदम रखते हुए और विश्व आत्मा कंपास से प्रकाश उधार लेते हुए कुछ खोज के बाद चू फैंग प्रसन्न हुआ। दरअसल, जैसा कि एग्गी ने बताया, लहर के तेज बहाव में कई हड्डियां गुफा में बह गईं। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, वहां आध्यात्मिक मोती भी थे। उसकी आंखों के सामने हर जगह कई आध्यात्मिक मोती बिखरे हुए थे। पतले पानी के भीतर ये चमकती हुई चमक बिखेर रहा था। अभी अभी लहर का बल बहुत बड़ा था और आप अपनी आंखों के सामने कुछ आध्यात्मिक मोती पा सकते हैं। यदि आप और भी अधिक विस्तार से खोज करते हैं, तो शायद आपको और भी अधिक आध्यात्मिक मोती मिल सकते हैं। आपको मूल मोती भी मिल सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह से देखें। एग्गी भी चू फैंग के लिए खुश थी। हालांकि आध्यात्मिक मोती उसके लिए बेकार थे, वे चू फैंग के लिए उपयोगी थे। अभी दुष्ट कब्र में वो पहले से ही बहुत लाभ कमा चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहती थी कि चू फैंग खाली हाथ लौटे। चू फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्षेत्र में विस्तृत खोज शुरू कर दी। लगभग 4 घंटे की खोज के बाद चू फैंग को 3000 से अधिक आध्यात्मिक मोती और 7 मूल मोती मिले। एक मूल मन का 1000 आध्यात्मिक मनकों के बराबर था, जिसका मतलब था कि चू फैंग को 10,000 से ज्यादा आध्यात्मिक मन के मिले। अगर वह नई उत्कृष्टता सभा में पहला स्थान प्राप्त कर सकता था और 5000 और आध्यात्मिक मन के प्राप्त कर सकता था, तो चू फैंग उम्मीद से मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था।
उस फसल को भरपूर नहीं कहा जा सकता था। कम से कम यह एक सार्थक यात्रा थी। ये जानते हुए कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, चू फेंग ने वापस उसी जगह जाना शुरू किया जहां से उसने शुरू किया था। जब वह अंधेरी गुफा से बाहर निकला तो उसे आश्चर्य हुआ कि दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि चमकीला सूरज आसमान में ऊंचा लटक रहा था। अरे, यह अच्छा नहीं है। मैं नई उत्कृष्टता सभा का समय नहीं चूकूंगा, है ना? चू फेंग बिल्कुल अवाक रह गया। जब वह दुष्ट कब्र में था तो वह थोड़ा ज्यादा सावधान था और वह समय के मुद्दे को भूल गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इतने लंबे समय तक दुष्ट कब्र में रहेगा। एक दिन का समय पहले ही बीत चुका था और अगर वह जल्दी नहीं करता तो वह नई उत्कृष्टता सभा से चूक सकता था। यद्यपि चू फैंग को पहले से ही दुष्ट कब्र में 10,000 से अधिक आध्यात्मिक मोती मिल चुके थे, लेकिन उसे साधना संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता थी। साथ ही उसे नई उत्कृष्टता सभा से 5,000 आध्यात्मिक मोती पुरस्कार भी प्राप्त करने थे। उस बिंदु पर सोचते हुए चू फैंग ने जल्दी से आत्मा संरचना को भंग कर दिया। ऐसा करने के बाद दुष्ट कब्र की ओर का काला छेद गायब हो गया और उसकी जगह हरी घास आ गई। सामान्य लोग इन संकेतों को नहीं देख सकते थे। ये सब करने के बाद चू फैंग अपनी जान बचाने के लिए वर्मिलियन बर्ड सिटी की ओर भागा। वास्तव में नई उत्कृष्टता सभा वास्तव में अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। वर्मिलियन बर्ड सिटी के प्लाजा में सभी नए उत्कृष्ट शिष्य जो नई उत्कृष्टता सभा में भाग ले रहे थे, अपनी लूट को ले जाने लगे और वे वापस लौटने लगे। प्लाजा के अंदर 5 युद्ध मंच थे और विजेता का चयन करने के लिए उन्हें स्थापित किया गया था। प्लाजा के बाहर लोगों ने पहाड़ और समुद्र बनाए। यहां तक कि वर्मिलियन बर्ड सिटी के प्रसिद्ध लोग भी आए और वे देखना चाहते थे कि सभी प्रकार के शहरों से लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मार्शल भगवान असुर अध्याय 120 सुमीस मंगेतर। मार्शल भगवान असुर सी 120 सुमीस फियांक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन MGA अध्याय 120 सु मेई की मंगेतर। क्या हुआ? चू फैंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? प्लाजा के एक खास इलाके में सु मेई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। चू फैंग को ढूंढने की कोशिश में उसकी नजरें हर जगह घूम रही थी। चिंता मत करो, अपनी साधना के साथ जब तक वह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, उसे घोस्ट हॉर्न वन में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि वह थोड़ा ज्यादा लालची है और बेहतर उपलब्धियों के लिए उसे अभी भी घोस्ट हॉर्न जानवरों का शिकार करना चाहिए। सु रो सफेद स्कर्ट पहने हुए सु मेई के बगल में खड़ी थी। वह बहुत ही सुंदर तरीके से खड़ी थी और उसकी हर एक भौं या मुस्कान किसी की भी आत्मा को आकर्षित कर सकती थी। वह बेहद आकर्षक थी। बहनें चाहे जहां भी जाती, वे सभी की आंखों का केंद्र बिंदु बन जाती। वे पुरुषों के दिल को छू लेती और महिलाओं के लिए ईर्ष्या का कारण बनती। बहन सु रो, माया, बहुत समय हो गया मिलते हुए। एक बेहद आकर्षक आवाज गूंजी और एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत युवक वहां आया। वह अपने हाथ में पंखा पकड़े हुए था और अपनी छाती के सामने हाथ हिला रहा था। उसे वाकई सुंदर और शालीन कहा जा सकता था। वहां मौजूद अनगिनत महिलाओं ने एक तरफ देखा और फिर आश्चर्य से रो पड़ी। उसके इतने ध्यान आकर्षित करने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि वह सुंदर था, बल्कि उसने जो कपड़े पहने थे वे लिंग्यून स्कूल के मुख्य शिष्यों के कपड़े थे। वह एजोर प्रांत के एक स्कूल लिंग्यून स्कूल का भी शिष्य था। उसकी साधना पहले ही मूल क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। तो ये शांगुआन या है। क्या आप भी नई उत्कृष्टता सभा के लिए लौटे हैं? उस व्यक्ति को देखने के बाद सु रो की आंखें सिकुड़ गईं और वह विनम्रता से उसे देखकर मुस्कुराए। वर्मिलियन बर्ड सिटी में शांगुआन परिवार काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि वर्तमान वर्मिलियन बर्ड सिटी पर सु परिवार का नियंत्रण था, लेकिन शांगुआन परिवार की शक्ति सु परिवार से ज्यादा कमजोर नहीं थी। ये शांगुआन या शांगुआन परिवार की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था और वह शांगुआन परिवार का गुप्त रूप से स्वीकृत उत्तराधिकारी था। इस नई उत्कृष्टता सभा में ऐसा क्या दिलचस्प है? ये तो दूसरे दर्जे के शहरों से चुने गए शराब की बोरियों और खाने के थैलों का एक समूह है। अगर वर्मिलियन बर्ड सिटी के योग्य लोग शामिल हो गए तो शीर्ष 10 की बात तो दूर, दूसरे दर्जे के शहरों के लोग शीर्ष 100 में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सभी स्थान निश्चित रूप से वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोगों द्वारा ले लिए जाएंगे। शांगुआनिया ने अपना फोल्डेबल पंखा घुमाया और उसमें बहुत अहंकार था। यह नई उत्कृष्टता सभा है। तुम अभी 19 साल के हो चुके हो, इसलिए अगर वे तुम्हें शामिल भी कर लें तो भी तुम योग्य नहीं होगे। सु मेई ने उसे एक नजर देखा और जाहिर है, उसे यह शांगुआनिया पसंद नहीं आया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। सू मेई के शब्दों पर शांगगुआन या न केवल क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वह मंद मंद मुस्कुराया। मेयर, तुम अपने भावी पति से ऐसे शब्द कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम मेरे मंगेतर भी नहीं हो। मैंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी बातचीत पर ध्यान दो। मुझे माया मत कहो, मुझे घृणा पसंद नहीं है। सू मेई ने उसे गुस्से से घूरा और फिर जल्दी से चली गई, जैसे कि वह उस व्यक्ति के साथ खड़े होने को तैयार नहीं थी। बहन सूरो, माया बहुत उग्र है। हालांकि चूंकि वह मेरी मंगेतर है, इसलिए मुझसे इस तरह बात करने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे दूसरे लोग हमें मजाक के तौर पर देखते हैं। शांगगुआनिया के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो, जब उसने सूरो से अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत की हो। उसकी बातें सुनकर सूरो पहले तो आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, फिर उसने कहा, चूंकि तुम जानते हो कि उसका स्वभाव बहुत आक्रामक है, इसलिए अब उससे ऐसी बातें मत कहो। आखिरकार वह अभी भी जवान है और उसका स्वभाव काफी सामान्य है। तुम्हें उसे थोड़ा माफ कर देना चाहिए। हालांकि तुम दोनों की शादी पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन तुम्हें उसे और भी ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। वरना भले ही तुम्हें शरीर मिल जाए, लेकिन तुम दिल नहीं पा सकोगे। यह तुम्हारे और उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बड़ी बहन के रूप में, हालांकि मैं अपने पिता के इरादों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, लेकिन मैं छोटी मेई को ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगी जिसे वह प्यार नहीं करती। तो भले ही आपकी शादी तय हो गई हो, आपको चाहिए कि वह आपको दिल से प्यार करे, वरना भले ही वह मैं ही क्यों न हो, मैं शादी के लिए राजी नहीं होऊंगी। ये कहने के बाद सूरो ने सू मेई का पीछा किया। शांगगुआनिया के मुंह की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडी नजर उभर आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जिन्हें मैं पाना चाहता हूं, मैं उन्हें पाऊंगा। कोई भी मुझे रोकने के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक उसी समय न्यू एक्सीलेंस असेंबली के लगभग सभी प्रतिभागी वापस आ गए। न्यू एक्सीलेंस असेंबली के मेजबान ने सबसे ज्यादा घोस्ट हॉर्न बीस्ट्स का शिकार करने वाले शीर्ष 10 लोगों को चुना। उनमें से सभी 10 प्रथम श्रेणी के स्कूलों के शिष्य थे और सभी मुख्य शिष्य थे। गोल्डन पर्पल सिटी के वान वेनपेंग को 10वां स्थान मिला, जबकि लिंग्योन स्कूल के शिष्य चेन वांगसी को दूसरा स्थान मिला। जहां तक प्रथम की बात है, वह एक युवा व्यक्ति था जो विंड क्लाउड सिटी से आया था। विंड क्लाउड सिटी को दूसरे दर्जे के शहरों में सबसे मजबूत शहर कहा जा सकता है। विंड क्लाउड सिटी को हर साल नई उत्कृष्टता सभा में प्रथम स्थान मिलता था। पवन बादल शहर का प्रतिनिधित्व करने वाला युवक भी प्रभावशाली था। वह भी लिंग्यून स्कूल का शिष्य था और उसकी साधना भी मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, जो चेन वानेक्सी के समान थी। हालांकि उसने जो माहौल बनाया वह पूरी तरह से अलग था। हालांकि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि क्या सही नहीं था, लेकिन आम भावना ये थी कि वह चेन वानशी से ज्यादा मजबूत लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि घोस्ट हॉर्न बीस्ट शिकार में, हालांकि चेन वानशी ने 203 जानवरों को मारा था, लेकिन युवक ने 415 जानवरों को मारा था। ये चेन वानशी के मुकाबले लगभग 2 गुना था। अब लगभग समय हो गया है। सभी लोग कृपया मंच पर आएं। मेजबान बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। रुको, लेकिन ठीक उसी समय सू मेई वहां चली आई। तीसरी महिला, क्या बात है? मेजबान सू मेई के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण था। अभी भी एक और व्यक्ति है जिसने अपना शिकार नहीं सौंपा है। ये कैसे शुरू हो सकता है? सू मेई का रवैया बहुत नाखुश था। क्या कोई और व्यक्ति है? मेजबान ने अपनी नजर गार्ड की ओर डाली जो उपलब्धियां गिन रहा था। ये देखकर गार्ड ने जल्दी से अपने हाथ में रखी किताब पलटी। उसे विस्तार से देखने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, वास्तव में एक और व्यक्ति है जिसने अपना रिजल्ट नहीं दिया है। कौन? मेजबान ने पूछा। चू फैंग, गोल्डन पर्पल सिटी से दूसरे दर्जे के स्कूल एजियो ड्रैगन स्कूल का मुख्य शिष्य है, और उसके पास आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना है। गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा। जब ये शब्द निकले तो चौक के बाहर और अंदर हंगामा मच गया। दूसरे दर्जे के स्कूल से शिष्य होने के अलावा वह आत्मिक क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। भाग लेने वाले सभी लोगों के बीच उसकी साधना और स्थिति सबसे खराब थी। सभी को लगा कि ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी महिला, भले ही वह व्यक्ति अपना परिणाम सौंप दे, मुझे डर है कि वह शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर मेजबान स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में था। तुम्हें कैसे पता कि वह शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सकता? सु मेई ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसका रवैया और भी उग्र हो गया। यह मेजबान का चेहरा पीला पड़ गया और वह बिल्कुल चुप हो गया। वह वाकई उस तीसरी महिला को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। चलो नियमों का पालन करते हैं। चूंकि समय अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीक्षा करें। अगर समय खत्म हो गया है और वह अभी भी नहीं आया है, तो शुरू करने में देर नहीं हुई है। सु रो आगे बढ़ी। जैसा आप चाहें, दूसरी महिला। ये देखकर मेजबान ने सिर हिलाया। सु मेई की बर्बरता और अनियंत्रितता की तुलना में सु रो को वर्मिलियन बर्ड सिटी में कुछ ज्यादा ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि यह सिर्फ इंतजार ही था, लेकिन प्लाजा के अंदर और बाहर मौजूद लोग असंतुष्ट थे। उन्हें लगा कि ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये देखते हुए कि समय लगभग पूरा हो चुका था, उन्होंने फिर भी इंतजार करना ही चुना। जहां तक उन 10 लोगों की बात है जिन्हें शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था, वे और भी अधिक आराम और सहज थे। उनके दिल एक दूसरे पर केंद्रित थे और उन्होंने चू फैंग को अपनी आंखों में भी नहीं रखा। उन्हें लगा कि चू फैंग का इंतजार करना बेकार है। माफ कीजिए सभी को, मैं देर से आया हूं। जैसे ही भीड़ उबलने लगी, एक पतला और छोटा सा व्यक्ति भीड़ से बाहर निकला और चौक के बीच में घुस गया। चू फैंग आखिरकार आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। यहाँ हमारी नवीनतम अनुशंसाओं पर एक नजर डालें। डिस्कवरी फीड। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।